जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में ऐसी क्या 2-3 चीजें करें जिनसे कि वो अमीरी की तरफ पहला कदम बढ़ा लें। अमीरी की तरफ जाना है तो सबसे पहला और मुझे ये बताइए कौन ज्यादा सफर कर रहा है, वो आदमी जिसने नौकरी छोड़ के अपने सपनों की तरफ गया वो, या जो जिंदगी पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो? क्या ज्यादा कठिन है? मुझे तो ये लगता है जो जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये सब जो भी सपने हैं, मिलियनेयर बनने के, बड़ा आदमी बनने के, बड़ा घर लेने के, ये सब दो ही कंडीशन में पूरे हो सकते हैं। एक मैं प्रोग्राम में था आशीष जी, और प्रोग्राम था वहाँ पे सभी लोग यही सुनने के लिए आए थे, हाउ टू बिकम रिच। मैंने कहा सबसे पहले 2012 में किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी तो मेरे को बड़ा ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट होना जरूरी है, सफलता के लिए ईगो हर्ट होना जरूरी है। वो आदमी सफल ही नहीं हो पाता जिसका ईगो हर्ट नहीं हो रहा। यू नो, वो कहते हैं कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवा नहीं हो, जो नीरस होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा अमीर शब्द की परिभाषा क्या है। अमीर शब्द की परिभाषा तो सही बिजनेस को चूज कैसे करें कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए या कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आज के समय में आपको क्या लगता है किसी बिजनेस को ग्रोथ करने में क्या चीजें सबसे ज्यादा रोक रही है? 8 स्टेप्स बता रहा हूँ आशीष जी, वो 8 Please. स्टेप अगर किसी ने कर लिए तो वो कंप्लीट एंटरप्रेन्योर। जॉब को अगर आप बिजनेस की तरह करो तो जॉब से बेटर कोई कुछ नहीं है। सुंदर पिचाई आज 1800 करोड़ रुपए की सैलरी दे रहे हैं। तो आपको पहली सफलता कब मिली? मैंने तो अगर हम फ्रेंचाइजी ना दें तो किसी बिजनेस को अगर कहीं स्टक हो गया तो उसको ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं? जब भी आदमी का बिजनेस नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात कराने वाला हूं जिसने हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को बिजनेस करना सिखाया है। आज हमारे साथ एक लाइफ कोच और एक बिजनेस कोच हैं जिनको 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। आज हम जानेंगे उनसे कि किस तरीके से आप भी अपने जीवन में रिच बन सकते हो। उनका एक सिग्नेचर प्रोग्राम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। किस तरीके से वो मैजिक में आपको रिच बना देते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हम समय नहीं लगाते हैं और फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं आपके अपने कोच बीएसआर भूपेंद्र सिंह राठौर जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी, सच ए लवली इंट्रोडक्शन एंड रियली अप्रिशिएट। मजा आता है आपसे बात करके हर बार। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे बुलाने पर आज हमारे ऑफिस आए और आज हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे और हम जानेंगे बहुत कुछ बिजनेस के बारे में। और आपको भी मैं कहना चाहूंगा सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। सर हम शुरुआत करें, सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ के बारे में लोगों को कुछ बताएं। मेरी लाइफ के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत ही सिंपल लाइफ है आज भी और पहले भी। गरीबी से उठे हुए हैं, बहुत ही एवरेज फैमिली है हमारी, और गांव में रहते थे, गांव में ही पढ़ाई हुई शुरुआत में, फिर पास के शहर में आ गए। स्कूलिंग सारी सरकारी स्कूल से हुई, सरकारी कॉलेज से ही पढ़ाई हुई। बट जब कमाने का एक प्रेशर बन जाता है मिडिल क्लास फैमिली के लोगों पे कि भाई अब तो तुम्हारी पढ़ाई हो गई, अब कुछ कमाओ, तो उस समय लगा कि क्या करें। तो बहुत सारे ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन जो मुझे सबसे इजी लगता था वो था आर्मी में चले जाओ। तो आर्मी में जाने के लिए सबसे इजी तरीका था एनसीसी सी सर्टिफिकेट ले लो कॉलेज में, और उसके बाद आपको आर्मी में थोड़ा इजीली आपको एंट्रेंस मिल जाती है। तो मैंने पहले साल एनसीसी ली, लेकिन किसी कारणवश दूसरे साल में एनसीसी में नहीं जा पाया क्योंकि मैं नानी के घर चला गया था छुट्टियों में। उस समय एडमिशन हो गए, कब हो गए पता ही नहीं चला। वापस आया तो सीटें फुल हो गई। तो सोचा अब क्या करें, तो कंप्यूटर सीख लो। तो कंप्यूटर सीखा एक्सीडेंटली, ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था कि कंप्यूटर सीख के कुछ करेंगे, लेकिन लगा कि अब कुछ तो करना है तो चलो कंप्यूटर सीख लो। उस समय नया नया चल रहा था, फ्लॉपी डालो, सीडी डालो, ये सारी चीज़ें, डॉस, एमएस डॉस और उनकी प्रोग्रामिंग सीखना, वो सीखा। और उसके बाद लगा कि अब तो कंप्यूटर में ही सब कुछ करेंगे। तो कंप्यूटर में मैं बहुत अच्छा दिन रात अंदर मेहनत करता रहता था और कंप्यूटर के अंदर मेरा बहुत अच्छा कमांड हो गया था। लेकिन अंग्रेजी नहीं आने के कारण नौकरी नहीं मिलती थी। तो जिस भी इंटरव्यू में बैठते फेल हो जाते। तो एक दिन डिसाइड किया कि अब इंटरव्यू नहीं देंगे। लेकिन भगवान कहता है कि ना, जब आप पूरी मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खुला रहता है। तो मेरे लिए कोलगेट पामोलिव से एक नौकरी का ऑफर आया, और वो था कि भाई हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करना है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंप्यूटराइज करना है। तो वो जब मैंने नौकरी पकड़ी, तो उसके पहले खैर मैं कंप्यूटर फैकल्टी भी रहा, 1200 रुपये महीने की एक नौकरी रही, फिर 3000, और ये तीसरी नौकरी मेरे पास आई जो 5000 रुपये महीने की थी, और इसको मैंने 2.5 साल किया। 2.5 साल में मेरे बॉस ने, 1 साल के बाद मैं बॉस के पास गया, बॉस थोड़ा तो इंक्रीमेंट दे दो, 5000 में काम नहीं चलता। बोले कि इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता क्योंकि आप थर्ड पार्टी पे हो और हमारा यही बजट है इस जॉब के लिए, आप जब तक करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इंक्रीमेंट की इच्छा मत रखो। अब 2.5 साल हो गए, अब
एक लेवल के बाद ग्रोथ की इच्छा होती है, तो समझ में आया कि ग्रोथ हो ही नहीं सकती जब तक आप अंग्रेजी नहीं सीख लेंगे। मैंने कहा अब अंग्रेजी कैसे सीखें, तो मैंने दिन रात मेहनत करके 3 महीने में अंग्रेजी सीख को लें। निपटा डाला। मतलब निपटा डाला इन द सेंस, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि अकेले उसको हाँ। कर पाता, लेकिन हाँ मुझे 2 अच्छे कोचेस मिले और उन कोचेस के साथ, एक के साथ मैंने 1 महीना मेहनत की, एक के साथ फिर 1 महीना मेहनत की। ऐसे 2 कोचेस ने मुझे अलग अलग 2 महीने में जो सिखाया, दोनों महीने उन्होंने हफ्ते में 3 दिन क्लास लेते थे। एंड ऐसे करके जब मुझे थोड़ा तरीका पता लगा और मैंने भी फिर 18 घंटे 16 घंटे फिर दिन देखा ना रात देखी, मतलब सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू, तो कभी रात को 12 बजे तक पढ़ना शुरू। और इस तरह से मेरी 3 महीने में अंग्रेजी अच्छी हुई। फिर मेरे को कॉल सेंटर में नौकरी मिली, कॉल सेंटर में नौकरी करते करते फिर मैं पुणे आ गया। पुणे के अंदर अच्छी नौकरी कर रहे थे और पुणे आने के बाद किसी को नहीं जानते थे, तो करें क्या। और मैं कॉल सेंटर की लाइफ देख चुका था कि भाई सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, हाँ। सारा काम एक ही काम होता है सारे कॉल सेंटर वालों का कि भैया सैटरडे संडे तुम कुछ मत करो, जाओ पार्टी करो, जो कमाया उड़ा के आओ, सारे कॉल सेंटर्स वालों को। मैंने कहा ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो मैं पुणे गया। मैंने कहा भैया एक काम करो, कुछ कुछ ऐसा कर लो जिससे कि तुम्हारे दोस्त कह ही नहीं पाए कि तुम चलो पार्टी में। तो मैं कुछ ऐसा, मुझे पहले लगा कि मैं जर्मन लैंग्वेज सीख लेता हूँ, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो थोड़ा माइंड भी डेवलप होगा और शायद कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेगी। लेकिन उसी समय मुझे किसी ने एक प्रोग्राम दिया, मेरे बर्थडे था 12 जनवरी 2007। उस दिन एक प्रोग्राम हो रहा था, 250 मतलब सॉरी 20 25 50 लोगों का प्रोग्राम था, 250 रुपये का उसका टिकट था। उसका प्रोग्राम का टाइटल था बॉर्न टू विन। और उस प्रोग्राम में मेरे अंदर थोड़ा करंट लगा। मनीष गुप्ता सर थे, हमारे टीचर थे, और उन्होंने 2.5 घंटे में जो मोटिवेशन दिया, पहली बार लगा कि हम तो जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हम क्या कर क्या रहे थे अभी तक अपनी ज़िंदगी से। और जब वो मैंने 2.5 घंटे सुने तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अगला प्रोग्राम कब है। तो अगला प्रोग्राम एक प्रोग्राम था जिसमें मेमोरी को कैसे शार्प करना है वो सिखाया जा रहा था उनका। वो 7,500 रुपये का था। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे लेंगे इसको। लेकिन फिर घर वालों से बातचीत की, सबने मना कर दिया। अंदर से थोड़ा आत्मा से पूछा यार एक बार रिस्क ले ले, एक बार रिस्क ले ले, क्योंकि ज़्यादा सैलरी नहीं थी, 11-12 हज़ार रुपये की सैलरी थी, उसमें से 7,500 रुपये देना वो वेरी बिग थिंग। तो वो निकाल के 7,500 रुपये दिए। और आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने वो डिसीजन लिया। उसके बाद से फिर मैं एक के बाद एक और अच्छे प्रोग्राम अटेंड करता गया। फिर एक मौका आया कि लगा कि ट्रेनर बन जाते हैं, और फिर ट्रेनर बन गए 2010 में जॉब छोड़ के। और तब से आज तक ट्रेनिंग के फील्ड में गिरते पड़ते यहाँ तक आ गए सर। नहीं सर, आज आप बहुत बड़े मुकाम पर हो। और एक सवाल और, जब आपने नौकरी छोड़ी और ट्रेनिंग फील्ड में आने का सोचा जी, उस समय फैमिली रिएक्शन कैसे था? भयंकर थे, भयंकर डर का माहौल था, फैमिली का भी और मेरा भी। हाँ। मतलब अंदर से मैं जब अपने कोचेस के पास जाता, वो कहते यार तू अपना दिल फॉलो कर। और जैसे ही मैं घर आता तो पापा कहते नहीं, पैसे जॉब follow कर। नहीं करना है, मतलब जॉब नहीं छोड़ना है भाई, तूने 10 साल कंप्यूटर फील्ड को दिए हैं, तेरे ऊपर इतना पैसा लगा है, अब तेरी शादी का टाइम आने वाला है, घर परिवार को तेरी जरूरत है, तेरे से शादी कौन करेगा। और वास्तव में बिना नौकरी के कोई शादी नहीं कर सकता। और मेरी उम्र हो गई थी करीब 30 के आसपास। अब 30 की उम्र में आप कुंवारे हो, और वैसे मेरी बहन की शादी हुई थी जब मैं 30 का हुआ, तो इसीलिए मेरे पास थोड़ा एक आधा साल Extra वक्त था। आ गया था। बट अदर देन दैट इट वाज सच ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। और ये देखिए, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सभी के सामने यही प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहला युद्ध घर वालों से करना पड़ता है। और घर वालों से भी ज्यादा वो घर वाले भी इसीलिए टोक पाते हैं क्योंकि आपके अंदर भी डर बैठा हुआ रहता है। तो मेरे अंदर भी डर था कि यार मैं फेल हो गया तो, नहीं चला तो ये ट्रेनिंग के सुनने का कौन पैसा देगा। और लोग ये डर डालते भी थे, दोस्त भी डालते थे। इनफैक्ट जो ट्रेनर जिन्होंने मुझे सिखाया उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने भी कहा देख भाई फील्ड बड़ा चैलेंजिंग है, टिकने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और गारंटी कुछ नहीं है। तो अब बिना गारंटी से बिना गारंटी में कैसे घुसे। तो मुझे वो एक मूवी का डायलॉग याद आता है जहाँ पे रणवीर कपूर होता है या कौन होता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो वो कहता है नहीं मैं ये नहीं करूँगा, और गर्लफ्रेंड कहती है तुम्हें हर चीज़ के लिए गारंटी चाहिए, तुम्हें सांस लेने के लिए गारंटी, उठने के लिए गारंटी, तुम्हें नौकरी करो तो गारंटी चाहिए कि प्रमोशन होगा, तुम्हें बिजनेस करो तो गारंटी चाहिए। बोले कब तक गारंटी, खुद अपनी जिंदगी की गारंटी क्यों नहीं लेते। तो बस ये समझ लो कि बड़ा मेहनत लगी, 1 साल लगा अपने आप को समझाने के लिए। और फिर जिस दिन खुद को समझा दिया उस दिन घर वाले समझ गए, उस दिन बोल दिया कि अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं नौकरी छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। लेकिन खुद को समझाना, क्योंकि सारी दुनिया बोलती है नेगेटिव,
और आपके अंदर भी डर तो रहता है, वो भी बोलता है नेगेटिव, तो आप कन्विंस भी होते हो। सो आई थिंक सबसे पहले ये क्लैरिटी जिस दिन आ गई ना कि मुझे यही करना है और यही मैं करूंगा, उसके बाद वो डर खत्म हो जाता है। उसके बाद आप पूरी दुनिया को कह सकते हो आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेल हुआ तो देखा जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। जी, नौकरी छोड़कर बिजनेस में आने का जो एक डिसीजन होता है, बहुत ही रिस्की डिसीजन होता है। करेक्ट। क्योंकि एक तो आप अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हो और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, फ्रेंचाइजी ले लूं, मुझे कितनी कमाई हो जाएगी। मैंने कितनी की तो कोई गारंटी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। एब्सोल्युटली। तो इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी तो लोगों के सामने है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कुछ तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, कुछ तो आपको छोड़ना भी पड़ता है। तो वो छोड़ने की हिम्मत कहाँ से लेकर आए? आई थिंक अपने आप से एक क्लियर कॉन्वर्सेशन करने से आ जाएगी वो हिम्मत। मुझे ये बताइए, कौन ज्यादा सफर कर रहा है? वो आदमी जिसने नौकरी छोड़ के अपने सपनों की तरफ गया वो, या जो जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो? क्या ज्यादा कठिन है? सर मुझे तो ये लगता है जो जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो कठिन है। और इनफैक्ट कोई भी किसी से भी पूछेंगे ना आशीष जी, वही कहेगा यार जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज। तो जब आप अपने सपनों को मारते हो तो आप हर रोज मरते हो। जब आप अपने सपने के पीछे जाते हो तो हो सकता है एक बार बहुत बुरा मरोगे, लेकिन वापस से उठ के जरूर खड़े हो जाओगे आप। क्योंकि जितने भी लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और भले वो बिजनेस में फेल भी हुए हैं, उनसे सबसे आप पूछो कि तुम बिजनेस छोड़ के वापस से नौकरी पे जाओ, कितने लोग जाने को तैयार होंगे? मुझे तो नहीं लगता कोई भी होगा। कोई भी नहीं होगा। सिर्फ एक एक्सट्रीम मजबूरी ना आ जाए कि भाई बच्चे भूखे मर रहे हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आदमी कभी भी वापस से उस जोन में नहीं जाएगा जहां से वो निकला है। ये आदमी की फितरत है। जैसे आपने 10,000 रुपए महीने को पार कर लिया, अब आप 25,000 पे आ गए या 50 पे आ गए, अब आप वापस से 10 वाले पे कभी नहीं जाना चाहोगे। तो एक बार आप वो भंवर से जंप लेके निकल गए ना, वापस आप वहां नहीं जाओगे। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज तो हर जगह करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो 50% चांसेस है कि आप डूबोगे, लेकिन 50% चांसेस है कि आप बहुत ऊंचा उड़ोगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप जॉब करते हो तो 100% चांसेस है कि आप जिंदगी भर सफर जरूर करोगे। 100% चांसेस है। 100% टाइम आपको ये जूता, जो मर्जी का जूता है, कभी खरीद नहीं पाओगे। मर्जी के कपड़े कभी खरीद नहीं पाओगे। मर्जी का ब्रांड कभी पहन नहीं पाओगे। मर्जी की जगह अपनी वाइफ को ले जा नहीं पाओगे। अपने बच्चे को ताजमहल घुमा नहीं पाओगे। उसे मर्जी की पढ़ाई करवा नहीं पाओगे। तो ये सब जो भी सपने हैं, मिलियनेयर बनने के, बड़ा आदमी बनने के, बड़ा घर लेने के, ये सब दो ही कंडीशन में पूरे हो सकते हैं। पहली कंडीशन, या तो आप जॉब को बिजनेस की तरह करो, जैसे सुंदर पिचाई ने किया, जैसे सत्या नाडेला ने किया। वो जॉब में है, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से कंपनी को भी ग्रोथ दी और कंपनी ने फिर उनको भी दी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जॉब बेकार है। जॉब को अगर आप बिजनेस की तरह करो तो जॉब से बेटर कोई कुछ नहीं है। सुंदर पिचाई आज 1800 करोड़ रुपए की सैलरी ले रहे हैं। सत्या नाडेला जी 700, 750, 800 करोड़ रुपए की सैलरी ले रहे हैं। जॉब से बेहतर बिजनेस कोई नहीं है। अगर आदमी इस चीज को समझ ले तो जॉब बुरी नहीं है, लेकिन जॉब को जॉब की तरह करना बुरा है। 10 to 6 रिपोर्टिंग वाली सर मेरा तो टाइम हो गया, 6 बज गए सर, मैं तो जा रहा हूँ सर, घर में काम है सर, संडे है मैं तो नहीं आऊंगा। ये गलत है। इसके कारण तो लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, हम जॉब में बिजनेस की तरह करते हैं ना, तो वो जो ओनर होता है उसको थोड़े टाइम में लगने लगता है कि यार हम तो ज्यादा हमारी इनकम हो गई है, वो निकाल देता है, फिर हम उसके सगे क्यों? अरे नहीं भाई, तुम्हारा एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है, तुम्हारा ओनरशिप लेवल डेवलप हो रहा है, तुम्हारा शार्पनेस डेवलप हो रहा है। ओनर कैसा भी हो, ओनर तुम्हें हो सकता है निकाल दे, ओनर के साथ हो, ओनर के बेस पे तुम्हें काम करना या नहीं करना। ओनर के कारण तुमने ये अज्यूम कर लिया ओनर बेकार ही होगा और मैं तो बेस्ट नहीं दूं, तो तुम अपने पैर पे सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो पहला तरीका तो है जॉब को बिजनेस की तरह करो। ये तो सबसे बेस्ट तरीका और ये तरीका सबके पास अवेलेबल है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि बिजनेस करो, क्योंकि सारे सपने वहीं पूरे होंगे। सर निकालने वाली बात पे है सर कि कोई भी किसी को नहीं निकाल सकता। आप जॉब से किसी को निकाल सकते हो, आप उसकी स्किल्स थोड़ी ले लोगे, उसे काम करने की हिम्मत थोड़ी ले लोगे। बिल्कुल नहीं। तो जिसको काम करने की आदत है वो कहीं भी करेगा, कैसे भी करेगा और आराम से कमा लेगा। लेकिन जिसको आदत ही नहीं है वो तो खराब ही होना है। सर जब आपने नौकरी छोड़कर ट्रेनिंग फील्ड में आने का सोचा, तो एक तो ये कांटों पे चलने वाला सफर था जी। और हर सफर में क्या होता है, पहला पड़ाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहला कस्टमर। करेक्ट। तो आपको पहली सफलता कब मिली सर? मैंने तो पहले तो मैं 2009 में ट्रेनर बनने की शुरुआत कर दी थी। मैंने कहा 1 साल जॉब के साथ साथ करेंगे, सैटरडे संडे में करेंगे।
ओके। और जब मैं सैटरडे संडे में कर रहा था तो क्या होता था, कहीं जाके फ्री में 2 मिनट बात कर लेते थे तो भी ऐसे लगता था ट्रेनर बन गए। हाँ। किसी मिलने वाले की कंपनी में 2 दिन बात कर ली, कोई एक आदमी को बोल दिया। तो वैसे तो मैंने अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिया था घर पे ही, तो 2-4 कस्टमर मेरे आने लग गए थे। और फिर मैं पहली सफलता मैं उस चीज़ को कहूँगा जहाँ मुझे मोटिवेशन बहुत मिला। तो एक बच्ची थी, उसने मुझे कहा कि सर आप मुझे ट्रेन कर दीजिए, और मैंने उन्हें कोचिंग दी। तो मैं गर्ल्स हॉस्टल में गया था और वहाँ पे मैंने टॉक दिया। तो वहाँ पे एक बच्ची जो बहुत ही लो कॉन्फिडेंट थी अपनी शक्ल को लेके, अपने हुलिये को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, तो मैंने जब उसे ट्रेन किया 10 ही सेशन मैंने उसको 1-to-1 दिए। एंड वो 10 सेशन के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी रिमार्केबल था। और 10 सेशन के बाद उसने मुझे एनवलप ला के दिया, क्योंकि मुझे लोगों ने पूछा कि क्या चार्ज करते हो, मेरे को पता ही नहीं था क्या चार्ज करते हो। मैंने कहा जो मर्जी हो दे देना। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कॉलेज का बच्चा क्या देगा मुझे, 1000 रुपये देगा, 500 रुपये देगा। मैंने 10 सेशन दे दिए। 10 सेशन के बाद उसने एनवलप जब दिया तो उसमें 10,000 रुपये थे। तो मैंने कहा ये पूरे इतना महीने की पैसा, सैलरी। मैंने कहा इतना, वो भी 10 घंटे में। मैंने कहा इतना कैसे। अब अपन तो वही 8 घंटे रोज और 30 दिन जाने वाले, और उसको 10 घंटे के मतलब एक दिन की काम के 10,000 रुपये मिल गए। मतलब वो तो महीने के हिसाब से 3 लाख हो गए अगर वैसे उस हिसाब से चलते तो। मैंने कहा इतना। बोली सर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, अगर मेरे पास होता तो मैं 50,000 भी दे देती, बट मैं स्टूडेंट हूँ, इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ। ये जो मोटिवेशन था ना मेरे लिए, मतलब मुझे नहीं पता उस बच्चे को तो कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं हुआ, बिकॉज आई एम नॉट इन टच, बट मेरे लिए ये अल्टीमेट मोटिवेशन था कि यार इससे मैं पैसा भी कमा सकता हूँ। और मज़ा भी आ रहा था, वो पढ़ाने में जो मज़ा आ रहा था, आज भी ये जो बात करने में मज़ा आ रहा है, ये उस समय इसका 1000 गुना ज़्यादा था। अब तो रोज़ बात करते हैं इसलिए हाँ जी। ये है कि ठीक है बात कर लेंगे। उस समय तो बात करने को मिल जाना मतलब इतना बड़ा मज़ा था कोई आपकी बात कि सुन वो रहा है। 10,000 रुपये ना, वो मेरे लिए ये समझ लीजिए 10 करोड़ के बराबर हो गए। एंड दैट वाज द फर्स्ट मोटिवेशन। आई थिंक जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आई थिंक पहला मोटिवेशन आपको पहली कामयाबी से मिलेगा, और पहली कामयाबी आ गई तो फिर दूसरे के लिए आपकी भूख बढ़ जाएगी, फिर तीसरे के लिए भूख बढ़ जाएगी, फिर चौथे के लिए भूख बढ़ जाएगी। आपका एक सिग्नेचर प्रोग्राम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, जी अमीर कैसे बने। जी। अभी हर कोई अमीर बनने की दौड़ में ही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा अमीर शब्द की परिभाषा क्या है। अमीर शब्द की परिभाषा ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैं अमीर पैसों से भी बनने की बात करता हूँ, रिश्तों से भी बनने की बात करता हूँ, हेल्थ से भी बनने की बात करता हूँ, और माइंडसेट से भी बनने की बात करता हूँ। आदमी के, मैं इसीलिए इसको कहा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, ना कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अब Okay. वो बिग वाला एक ऑलरेडी बुक भी है, आई डिडंट वांट टू रियली साउंड दैट, लेकिन मेरे हिसाब से आदमी जब मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बात करता है तो वो कहता है यार मैं बस करोड़पति बन जाऊँ। आज मैं कई लोगों से पूछता हूँ क्या करना चाहते हो, 5 साल बाद क्या करना चाहते हो, सर 10 करोड़ कमाना चाहता हूँ, सर 1000 करोड़ कमाना चाहता हूँ, $1 ट्रिलियन कमाना चाहता हूँ। और फिर मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा $1 ट्रिलियन कमाने के लिए तुम्हारी नॉलेज बढ़ाई तुमने? नहीं। कम्युनिकेशन स्किल बदली तुमने? नहीं। तुमने उसके लिए संगत बदली? नहीं। तुमने अपनी आदत बदली? बिल्कुल नहीं। तुमने नई स्ट्रैटेजी सीखी? बिल्कुल नहीं। अरे तो भाई कैसे आएगा 1000 करोड़? इसका मतलब ये हो गया कि मुझे किसी को फोन करना है ABC को, और मैं फोन लगा रहा हूँ XYZ को, मतलब नंबर किसी और का डायल कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कनेक्ट कहीं और हो जाए। ऐसा कैसे होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ एब्स की, और मैं कह रहा हूँ यार मेरा तो है ना गर्दन की मसल्स बढ़िया हो जाए, या मेरी कंधे की मसल्स पावरफुल हो जाए। होगा कैसे? मैं पी रहा हूँ चाय और मैं कहूँ मुझे नींबू पानी वाला बेनिफिट मिल जाए, होगा कैसे? इट इज इम्पॉसिबल। तो आदमी कुछ गलत करे और एक्सपेक्ट कुछ गलत करे, अलग करे, ये तो हो ही नहीं सकता। और 99% लोग, मुझे लगता है लोगों को अमीर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अमीर बनने की बातें करने में इंटरेस्ट है। और जिसको भी अमीर बनने की सिर्फ बातें करने में इंटरेस्ट है, वो बातें करता रहेगा, सुनता रहेगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। जिसको अमीर बनने में इंटरेस्ट होता है ना, वो तो पहली बात पकड़ते ही काम पे लग जाता है। पहली बात कर दे। मुझे जब पहले दिन किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग, और मैंने पहले दिन सुना और मैंने इसको पकड़ लिया, मतलब मुझे पहली बार में बात समझ में आ गई कि ये स्किल मुझे पूरी दुनिया पर ले जाएगी। मुझे जब पहली बार किसी ने बताया कि सेल्स, तो जैसे ही सेल्स समझा, मेरे को समझ में आ गई ये सबसे ज्यादा पैसे देने वाली स्किल है यार, इसको तो पकड़ लो। और गरीब आदमी है, हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, बहुत ही एवरेज परिवार से आए हैं, गांव से उठ के आए, तो पैसा तो चाहिए। और माता पिता के सपने पूरे करने हैं, भाई बहन के करने, मेरे करने, बच्चा है उसके करने, वाइफ के करने, तो पैसा तो चाहिए। और पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी स्किल पब्लिक स्पीकिंग स्किल, सेलिंग स्किल, माइंड को जब से आना कि यार माइंड में जो डालोगे वही बाहर आएगा।
तो माइंड में अच्छा डालना शुरू किया। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि माइंड में डालना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछता हूँ आशीष जी, अगर आपके घर में मैं कचरा डाल दूं, घर के बाहर डाल दूं, आप मेरे से नाराज होगे या खुश होगे? नाराज ही होंगे, नाराज होगे। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं आपके घर में कचरा डाल दूं ना, आप बहुत नाराज होगे, झगड़ा करोगे। लेकिन मैं अगर आपके दिमाग में कचरा डालने के लिए आ रहा हूं ना, तो आप कहोगे आइए जी बैठिए, चाय लोगे, पानी लोगे, क्या लोगे, बिस्किट लोगे, पोहा मंगाऊं, ये करूं, क्या करूं। 90% लोग लोगों से मिल रहे हैं और वो लोग उनके दिमाग में क्या डंप करके जा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। माइंड जो सबसे पावरफुल चीज है, माइंड जो आपको सैटेलाइट बनवा सकता है, आपसे Amazon.com बनवा सकता है, रॉकेट्स बनवा सकता है, उस माइंड के अंदर एक आदमी सोचिए, अरे वो पड़ोसी तो आजकल कोई काम ही नहीं करता, अरे वो गांव वाले फलाने की जमीन है ना, उस पर 2 कदम किसी ने कब्जा कर लिया। एंड आदमी कहता है ये बातें है भी बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है ना, तो फिर बात मत करो कि अमीर बनना है। ये बातें करनी है, वंस इन अ वाइल करनी है। मैं नहीं कहता कि आटे में से नमक हटा दो, आटे में नमक डालो, बट नमक जितना चाहिए उतना ही डालो ना, पूरा नमक क्यों डाल रहे हो आप? दिन में 8 घंटे, एक मैं प्रोग्राम में था आशीष जी, और प्रोग्राम था वहां पे सभी लोग यही सुनने के लिए आए थे, हाउ टू बिकम रिच। मैंने कहा सबसे पहले अपने टाइम का कंट्रोल लो। मैंने कहा निकालो अपना अपना मोबाइल, निकाला सबने अपना अपना मोबाइल। मैंने कहा इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाए। मैंने कहा वहां पे देखो कि आज की आपकी एक्टिविटी कितनी देर रही इंस्टाग्राम पे। तो मैंने एक बंदे का मोबाइल छीन के उसके ऊपर खुद निकाला। शाम को 4 या 5 बजे ये प्रोग्राम चल रहा था और ये 2 बजे से चालू हुआ। उस 2 बजे उस प्रोग्राम में आने से पहले उसका उस इंस्टाग्राम में टाइम दिखा रहा था 8 घंटे या उससे ऊपर। मतलब वो सुबह 5 बजे अगर उठाना, तब से वो इंस्टाग्राम ही चला रहा था। बिल्कुल, आजकल ऐसा हो गया, उठते ही आपको कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले मोबाइल चाहिए और मोबाइल में इंस्टाग्राम चाहिए। एब्सोल्युटली। रील देखे जा रहे हैं आदमी, क्यों देखे जा रहे पता नहीं, कितनी देखनी पता नहीं, कौन सी देखनी है वो भी नहीं पता, बस कुछ तो आ रहा है, कुछ तो देख रहे हैं। लेकिन रील की वजह से तो हम लोग भी चल रहे हैं ना सर। हाँ, तो आप और मैं इंटेलिजेंट है ना, हमें पता है कि हमें इंस्टाग्राम पे क्यों जाना है। हाँ जी। आज मेरे इंस्टाग्राम पे रोज का एक वीडियो, मेरे 2 चैनल इंस्टाग्राम पे, दोनों पे रोज का एक एक वीडियो डल रहा है। मेरे यूट्यूब के 4 चैनल है, सब पे कुछ ना कुछ डल रहा है। लेकिन मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, ना इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, ना फेसबुक पे जाता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना देखने जाता हूँ कितने व्यूअर हुए और कितना फीस आया, कितना पैसा मिला, दैट्स इट। चलिए हम अमीर बनने की बात दोबारा से करते हैं। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में ऐसी क्या 2-3 चीजें करें जिनसे कि वो अमीरी की तरफ पहला कदम बढ़ा ले। अमीरी की तरफ जाना है तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम, डिसाइड करो कि तुम्हें सच में अमीर बनना है। मैं कहता हूं लोगों को कमिटमेंट की पावर समझो। कमिटमेंट इज नॉट अबाउट कि मैंने कमिट कर दिया मैं अगले 1 साल में अमीर बनूंगा या 5 साल में अमीर बनूंगा, और फिर 5 साल के बाद कोई मुझसे पूछता है अमीर बने? नहीं सर, क्या हुआ था सर? वो डिमोनेटाइजेशन हो गया था सर, वो मेरी शादी हो गई थी सर, मैं बीमार हो गया था सर, बच्चा बीमार हो गया था सर, कोविड आ गया था। रीजन नहीं चाहिए, अमीरी चाहिए। कमिटमेंट मतलब क्या? मैंने आशीष जी को कमिटमेंट दिया कि आशीष जी मैं यहाँ आऊंगा, इस पॉडकास्ट पे आऊंगा, तो मैं रीजन देना चाहिए या मैं पहुंचना चाहिए यहाँ? कमिटमेंट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। अब कई बार लोग कहेंगे नहीं सर, ऐसे मोमेंट में आपके घर में कुछ हो जाता तो आप यहाँ आते क्या? बिल्कुल, यहाँ पे मैं आना और नहीं आने से ना मेरे लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था, ना आशीष जी की लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था। हम म्यूचुअली बात करते और कहते आशीष जी आज ये जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या मैं कल सुबह आ जाऊं? आप कहते हैं बिल्कुल कल सुबह आ जाओ, मैं कल सुबह आ जाता। तो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है बहुत ज्यादा बड़ा। इम्पैक्ट कहाँ है? जब मैं कहता हूं मेरे को अमीर बनना है और मैं अमीर बनने के लिए कुछ करता ही नहीं। इम्पैक्ट कितना बड़ा है? तो मैं कहता हूं सबसे पहला डिसीजन। इट इज इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। ये एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि जिस मिनट में मैं कहता हूं कि मैं आज ये कर दूंगा और दुनिया देखेगी और दुनिया को कमिट कर देते हैं, उस मोमेंट में चीजें होने लगती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, और ये बड़ा मेरा कॉमन उदाहरण है, मेरे जितने भी ऑडियंस है सबने इसको मेरे से सुना हुआ है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। मैंने जिस दिन कहा था ना कि मैं 12 जनवरी मतलब 2012 में किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो मेरे को बड़ा ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट होना जरूरी है, सफलता के लिए ईगो हर्ट होना जरूरी है। वो आदमी सफल ही नहीं हो पाता जिसका ईगो हर्ट नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो, जो नीरस होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। यानी कि वो आदमी जिसका ईगो हर्ट ही नहीं हो रहा, भाई किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी,
जिसने जिस दिन तुम्हारी इंसल्ट कर दी उसी दिन डिसीजन ले लो कि एक दिन ऐसा बनूंगा कि एक दिन पूरी दुनिया सल्यूट करेगी, एक दिन ऐसा बनूंगा कि कोई इंसल्ट नहीं कर पाएगा इस लेवल पे। लेकिन आदमी क्या कर रहा है, उसने मेरी इंसल्ट कर दी अब उसको दिखाऊंगा मैं। अरे क्या दिखा के कर लेगा उसको भाई, समझ, ये तो तेरे को भगवान ने ब्लेसिंग दी है कि उसने इंसल्ट करी, कम से कम तू सोच पाएगा कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाने का। लेकिन हम कहते हैं मैं अब उसको दिखाऊंगा। तुम अपनी एनर्जी जहां लगानी थी वहां लगाई नहीं, तुमने वहां लगा दी क्योंकि तुम कमिटेड नहीं हो अमीर बनने के लिए। तो जिस दिन तुम कहोगे आई एम डैम कमिटेड टू बिकम रिच, उस दिन फिर रीजंस नहीं आएंगे, उस दिन फिर एक्शंस आएंगे। तो मैंने जब 2012 में किसी ने मेरी इंसल्ट करी, ईगो हर्ट हो गया तो मैंने रात को ही बैठ के रोया पहले तो मैं, फिर मैंने गोल्स बनाए। मैंने कहा 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज होगी, 12 जनवरी 2015 घर होगा, 12 जनवरी 2020 तक 1 लाख लोगों को इंस्पायर करूंगा। ऐसे करके मैंने 6-7 गोल लिख डाले एंड लिखे, वहां तक कमिटमेंट नहीं था पक्का। उसके बाद जितने सेमिनार मेरे हुए, जितने लोग 2012 से मुझे जानते हैं वो गवाह हैं इस चीज के, जितने सेमिनार मेरे हुए मैंने स्टेज पे जा जाके बोला 12 जनवरी 2015 घर होगा मेरा, 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज होगी। 2016 में लोग आने लगे, सर लोगे ना 12 जनवरी 2017 मर्सिडीज, आर यू श्योर? ऐसे ही हमें मोटिवेट करने के लिए नहीं। अब लोग, जब लोगों तक कमिटमेंट चला जाता है तो आपका कमिटमेंट और पक्का हो जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं सर हम तो जब लोगों को बताते हैं ना तो हमारा काम पूरा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके अंदर का कमिटमेंट ही वीक है, अंदर का कमिटमेंट वीक है। सो अंदर के कमिटमेंट को पक्का करो, ये सबसे पहली चीज है। कमिट मतलब पीछे के सारे रास्ते बंद होने चाहिए। बर्न योर ब्रिजेस। एक सोल्जर था, सॉरी एक सेनापति था, उसकी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी दुश्मन से। रात का समय था, सुबह हमला होने वाला था। सेनापति को एक डर था। क्या डर था कि यार इस गांव से बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जिधर सेना खड़ी है, दूसरा रास्ता है जो पीछे है। वो रात को उठा सेनापति, पीछे जो पुल था लकड़ी का उसको जला दिया। बोले अब सेना के पास एक ही ऑप्शन, एक ही रास्ता है बस। तो सामने से जो हमला कर रही थी वो 10,000 लोगों की सेना, ये सिर्फ 300 लोग, और ये 300 लोग ऐसे लड़े कि ये 10,000 पे भारी हो गए। एंड ये इसको बोलते हैं कमिटमेंट। पीछे जाने का रास्ता खत्म कर दो। इसीलिए कहावत है बर्न योर ब्रिजेस। और डिसीजन लेना और कमिटमेंट करना है, ये अगर 2 चीजें कर लोगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस का रास्ता साफ हो जाएगा। यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, सर कमिट कैसे करूँ? हाँ, कमिट कैसे करना है? बस पागल बन जाओ, डाल दो आज फेसबुक पे रात को, तो लोग हंसी उड़ाएंगे। हाँ, उड़ाने दो ना। कितने लोग जानते हैं आपको? जो भी आदमी कह रहा है मेरी लोग हंसी उड़ाएंगे, कितने लोग जानते हैं भाई तेरे को? वो रतन टाटा साहब आके पूरी दुनिया को कमिट करते हैं, मैं 1 लाख रुपए की कार बनाऊंगा, और पूरी दुनिया की नजर लग गई। ये कैसे, मतलब कैसे बनाएंगे ये 1 लाख की कार? एंड लिटरली टाटा नैनो वाज अ वेरी बिग केस स्टडी कि बनी कैसे ये। पूरी दुनिया की नजर थी और पूरी दुनिया हंस रही थी कि ये बनाएगा कैसे। बोल तो दिया इसने। इनफैक्ट मैंने टाटा कंपनी में बहुत सारी ट्रेनिंग्स की, तो उनके एक टीम के साथ में बैठा, मैंने कहा सर ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो उन लोगों ने कहा सर ये इम्पॉसिबल था। हम लोग टाटा साहब को 1-2 महीना काम करके हमने बताया सर ये नहीं हो पाएगा। बोले आई वॉन्ट इट टू हैपन, मेक इट पॉसिबल। बोलते उनका एक ही जवाब होता था, मेक इट पॉसिबल। एंड सर अगली बार हम फिर से मीटिंग करते, फिर कहते सर 2 महीने हमने रिसर्च कर ली, वापस से मीटिंग होती, हम कहते सर देखिए 1 लाख में ये नहीं बन पाएगी, एक काम करो पीछे के दोनों दरवाजे हटा देते, 2 सीटर बना देते हैं, आगे की 1 सीट। बोले नहीं, आई हैव प्रॉमिस्ड अ फैमिली कार फॉर 4 पीपल, 4 लोगों की फैमिली कार ही बनेगी। बोले सर नहीं पॉसिबल है, मेक इट पॉसिबल, मेक इट पॉसिबल। थोड़े दिन बाद लोग आए, सर ठीक है जैसे तैसे हमने 2 दरवाजे और लगा दिए, लेकिन है ना इंजन वो नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, इतना कॉम्पैक्ट इंजन नहीं बन पा रहा है, मेक इट पॉसिबल। एंड बाद में वो बनी, भले 1 लाख से थोड़ी सी ऊपर कॉस्ट गई, लेकिन 1 लाख का टारगेट लिया तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने के कारण और किसी कारण से वो 1.25 करोड़ गई। नहीं तो जो कॉस्ट रतन टाटा साहब ने जिस समय कमिट किया था उस कॉस्ट के हिसाब से वो 1 लाख लोगों को मिली थी 1 लाख में भी 100%, क्योंकि 1 लाख की कार उन्होंने बोली थी। तो मेक इट पॉसिबल। तो रतन टाटा साहब को ये बात समझ में आ गई, पूरी दुनिया को कमिट कर दिया, अब तो करना ही है। अब तुम कहते हो कि मैं कमिट करूंगा नजर लग जाएगी, क्योंकि तुम वरीड हो उन 100 लोगों के बारे में जो तुम्हें शायद जानते हैं। उनसे ऊपर तुम्हारे ऊपर ना तो कोई हंसने वाला है ना तुम्हें कोई नोटिस करने वाला है, और वो 100 भी नहीं करते होंगे। तुम्हें लगता है मेरा रिलेटिव हंसेगा, तुम्हारा रिलेटिव 2 मिनट बात करेगा, 4 लोगों से बात करेगा, बस इतनी औकात है उनकी सबकी।
तुम उन 4 लोगों के लिए, रतन टाटा साहब पूरी दुनिया से नहीं डर रहे कि पूरी दुनिया मुझ पे हंसेगी तो क्या होगा, और तुम्हें 4 लोगों की परवाह है। भाई साहब हंसने दो ना, 100 लोगों को, हंसते भी है तो। अगर 100 लोग हंसेंगे उसके चक्कर में तुम बेटर बन गए, तुम फेल भी बनोगे तो तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो चीज तुम्हें एक दिन लेजेंड जरूर बनाएगी। 100% सर। तो सर आप बहुत सारे लोगों को बिजनेस कोचिंग करते हैं, जी। ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं, तो आज के समय में आपको क्या लगता है किसी बिजनेस को ग्रोथ करने में क्या चीजें सबसे ज्यादा रोक रही हैं? बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताऊंगा। आदमी बिजनेस एक्सीडेंटली खोल रहा है, और आदमी बिजनेस इसलिए खोल रहा है क्योंकि उसको सिर्फ बिजनेस खोलना है। सबसे ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ हैम्पर होती है जब आदमी किसी और को देख के, किसी और की सुन के बिजनेस खोलता है, और सिर्फ पैसा कमाना ही उसका बिजनेस से मकसद होता है। मुझे ये बताइए, पैसा बाय प्रोडक्ट होगा या मेन प्रोडक्ट होगा? कहते तो यही कि पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। एब्सोल्युटली। आज मैंने अच्छा माइक बनाया और बेचा, और माइक का क्वालिटी अच्छा है तो पैसा मिलेगा। बिल्कुल। माइक का क्वालिटी घटिया है तो पैसा कम मिलेगा। माइक बिल्कुल ही बेकार है तो पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, कबाड़ है तो। कुछ ब्रांड के Right? चीजों के पीछे लोग दीवाने होते हैं, Absolutely. पागल होते हैं। सो पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट है। हम्म। लेकिन आदमी क्या करता है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को 1 लाख, इस बिजनेस में 1 लाख मिलेगा, इस बिजनेस में 2 लाख मिलेगा, इसमें 5 लाख मिलेगा। तो बिजनेस करने का प्रोसेस क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो सबसे पहला प्रोसेस है, बिजनेस वो ही करना चाहिए जो आपके विजन से अलाइंड हो। आपका विजन डिस्कवर करो। तो मैं बिजनेसमैन बनने के लिए एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योर बनता है, तो एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है, ही हैज अ वेरी बिग विजन। विजन का सिंपल शब्दों में अर्थ बता दूं, कौन सी प्रॉब्लम इस दुनिया की आप सॉल्व करना चाहते हो। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं। तो फिर आप क्या हो, ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हो। आप एक लेन देन कर रहे हो बस। तुम्हें मैंने माल दिया, तुमने पैसा दिया। कभी मेरे को माल इतने का दिया, पैसा इतना मिला। माल लेना देना या पैसा लेना देना ये बिजनेस नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो कोई भी करेगा। लेकिन रियल बिजनेस वो है जहां पे आप कोई ना कोई प्रॉब्लम दुनिया की सॉल्व कर रहे हो। जियो ने प्रॉब्लम सॉल्व की, जियो इतना बड़ा हो गया। टाटाज ने सॉल्व की, टाटाज इतने बड़े हो गए। आज जैप्टो करके ब्रांड आया है, बिल्कुल, जेप्टो। आपने देखा 3 साल के अंदर आज वो कंपनी $5 बिलियन की कंपनी वैल्यूएशन पे खड़ी है। 3 साल भी नहीं हुए हैं, 2021 में शुरू हुई है। 3-3.5 साल में $5 चैट बिलियन। जीपीटी सर, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। चलिए ये तो बहुत बड़े हो गए, बट हाँ। जेप्टो तो हमारा इंडियन ब्रांड है। इंडियन ब्रांड है, बिल्कुल ठीक बात। ब्लिंकिट आप देख लो, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते ही, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो मींस यू आर थिंकिंग वेरी बिग एंड वेरी लार्ज। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले तो डिस्कवर करो अपना विजन, नंबर 1। नंबर 2, 8 स्टेप्स बता रहा हूँ आशीष जी। वो 8 Please. स्टेप अगर किसी ने कर लिए तो वो कंप्लीट एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। तो 8 स्टेप्स का पहला थिंग, ओके, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस लो। ये पहला स्टेप है। अच्छे और बुरे। बुरे से आदमी डरता है, आदमी कहता है बुरे तो मेरे को लॉस हो जाएगा। हाँ जी। जल्दी से जल्दी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस लो, मतलब जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, जल्दी से जल्दी एक्शन लो। जल्दी से जल्दी एक्शन लोगे तो दूसरा स्टेप आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दूसरी स्टेप है, सॉल्व मेनी क्रिएटिव प्रॉब्लम्स या सॉल्व प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आएगा। हाँ जी। नंबर 3, सेट वेरी वेरी बिग गोल्स। ओके, मैसिव गोल्स सेट करोगे तो मैसिव गोल्स के हिसाब से सोचोगे, मैसिव गोल्स के हिसाब से सोचोगे तो उसी में आपको जल्दी से जल्दी फेलियर भी मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगी, एक्शंस भी होंगे, डिसीजंस भी होंगे। चौथा स्टेप है कि आप में से हर एक इंसान को अपने आप को रेप्लिकेट करना आना चाहिए, यानी डेलीगेट डेलीगेट डेलीगेट। जब आप डेलीगेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। 5वां स्टेप है कि आपको सिर्फ अपने आप को सारी चीजों से काट के वो ही करना है आपके बिजनेस में जो आप जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो। पहले 4 स्टेप्स तक तो आदमी कई चीजों में घिसा हो रहता है। हाँ जी। लेकिन चौथे स्टेप को अगर बहुत जबरदस्त कर दिया तो 5वें स्टेप पे आ जाएगा। 5वें स्टेप में यू विल बी डूइंग व्हाट यू लव डूइंग। उसके अलावा सब छोड़ देना है। उसके अलावा ऑफिस की कैबिन से मोह छोड़ दो, कैबिन में मत बैठो, ऑफिस के लोगों से रोज दिन रात मीटिंग करने की दिमाग नहीं लगाना है, सिस्टम सेट कर दो। ठीक है, 5वें स्टेप पे आ गए। 6ठा स्टेप, जब 5 हो गए ना तो तुम फ्री हो जाओगे, तुम क्रिएटिव हो जाओगे, तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे और तुम्हारे फील्ड के सभी लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे।
और तुमसे रिश्ता रखना चाहेंगे। जब तुम्हारे फील्ड के सभी लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे, तुमसे रिश्ता रखना चाहेंगे, तुम्हारी टीम तुम पे प्राउड महसूस करेगी, तो तुम 7वें स्टेप पे पहुंचाओगे, जहां पे तुम्हारी सक्सेस स्टोरी के कारण पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी होगी। हर आदमी तुमसे मिलना चाहेगा, हर आदमी तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहेगा, हर आदमी तुम्हारे जैसा बनना चाहेगा। कनेक्शंस तुम्हारे सोशल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत सॉलिड होंगे। लेकिन ये 7 स्टेप करे तो भी कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे जब तक ये तुमने 8वां स्टेप नहीं किया। क्या है तो 8वां स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 स्टेप कर लिए, अब 8वां है कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट। जब तक तुमने 7 स्टेप करने के बाद 8वां स्टेप नहीं किया कि दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं किया, इट मींस चैरिटी नहीं की, इट मींस काफी लोगों के लिए रोजगार नहीं दिया, इट मींस देश की जीडीपी में कुछ काम नहीं किया, तो आप कंट्री को, आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं हो। देखिए विजय माल्या आज की डेट में एक अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है ना। 7 स्टेप तक रहा। 7 स्टेप तक क्या रहा, डेलीगेशन कर दिया, बहुत अच्छी ब्रांड बना ली, धीरे धीरे लोग जानने लग गए, फिर देश जानने लग गया, और फिर महंगे यॉट्स, महंगी गाड़ियां, महंगा सब कुछ, कैलेंडर्स, महंगा कैलेंडर्स, पोस्टर गर्ल्स एंड दिस एंड दैट एंड किंगफिशर, पूरी दुनिया जानती थी। बट कैन यू रिमेंबर विजय माल्या कंट्रीब्यूटिंग इन दिस कंट्री? नो। इनवर्सली रतन टाटा साहब, आज वो इस दुनिया में हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज भी उनके नाम से ना सबका सर रिस्पेक्ट से झुक जाएगा। आर्मी के बाद अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट आती है तो रतन टाटा से। एब्सोल्युटली। अब क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने गोलियां चली रेलवे स्टेशन पे, ताज होटल में मरे उनके एम्प्लॉइज, वहां तक ताज होटल वालों को मुआवजा देते, ठीक था। रेलवे स्टेशन पे जो मरा उसको भी मुआवजा दे रहे हैं। कोविड में 1500-2000 करोड़ रुपए का डोनेशन कर रहे हैं, और पता नहीं कितना सीक्रेटली किया होगा टाटा सन्स के थ्रू और कई सारा। ये तो डायरेक्ट उन्होंने जो किया वो बात था, कितना चैरिटी। और जितने लोग ताज होटल में शहीद हुए उनके पूरे परिवारों को लाइफ टाइम सैलरी पहुंचेगी, उनके बच्चों की शादियां करवाने का रिस्पॉन्सिबल, मतलब कितनी बड़ी सोशल सर्विस। तो कंट्रीब्यूशन किया ना, तब आदमी को कंप्लीट एंटरप्रेन्योर बन पाता है आदमी, अदरवाइज ही इज नॉट ए फुल एंटरप्रेन्योर। सो मैं कहता हूँ ये 8 स्टेप्स फॉलो करो, कंप्लीट एंटरप्रेन्योर बनो। लेकिन इसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस हो। तो आपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस के बारे में तो बताया, लेकिन जब आपने ट्रेनिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की तो प्रॉब्लम्स क्या आई? क्या वो बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनको आपने फेस किया? मैं बड़ा लकी रहा कि मुझे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस आ गए। मैं आपको मेरे बुरे एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। बिल्कुल वही, यू नो, पहला बुरा एक्सपीरियंस मेरा रहा कि जब मैंने पार्टनर ले लिया, तो पार्टनर लेने के बाद मैंने कहा अब मेरे पास थोड़ा सा, मेरे पार्टनर अच्छे थे तो उन्होंने इन्वेस्ट वगैरह किया। उसके बाद मैंने एक सेल्स पर्सन, मेरे को ये समझ में आता था कि भाई मैं तो जानता नहीं हूँ सेल्स, तो क्या करूँगा, एक अच्छे सेल्समैन को ले लो। तो मैंने एक अच्छे सेल्समैन को ले लिया। उसे 6 महीने के 8 महीने के बाद लगने लगा यार भूपेंद्र का बिजनेस तो मैं ही चला रहा हूँ। एक दिन वो कहता है भाई तुम मेरे को पार्टनर बना रहे हो कंपनी में ऑफिशियली, तो मैं रहूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा। मैं बड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि वास्तव में मेरे बिजनेस के जितने कस्टमर थे वही बंदा लेके आया था, और मेरे लिए एक तलवार लटक गई अचानक से। मैंने कहा यार ये कल चला गया, सारे कस्टमर से मेरा कम्युनिकेशन टूट गया। मैंने कहा भाई देख 1 महीने का समय देना पड़ेगा। रात भर सोचा मैंने, अगले दिन कॉल किया, मैंने कहा 1 महीने का समय दे, मुझे भी सोचने का टाइम दे, ऐसे थोड़ी होता है। तो आज बोल दिया ठीक है भाई 1 महीने का टाइम दे दें। मैंने 1 महीने में उसके ऊपर उससे 3 गुना ज़्यादा पावरफुल बंदा ला के बिठा दिया। तो पहला बुरा एक्सपीरियंस हो गया कि इस आदमी को कैसे टैकल। दूसरा वाला आदमी 24 लाख रुपए महीने, मतलब साल का चार्ज कर रहा, 2 लाख रुपए महीना। उस आदमी ने साल भर बाद सेम ब्लैकमेल हमें किया, और हमने उसकी बात नहीं मानी। और जब हमने उसकी बात नहीं मानी, वो पूरी टीम को हमारी लेके नया बिजनेस चालू कर दिया उसने, एंड मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अब मेरे, जस्ट इमेजिन कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपकी पूरी टीम, बहुत हार्ड वर्क, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसा नहीं था, मेरी मेहनत थी, मेहनत से आया हुआ पैसा, और प्लस मेरे इन्वेस्टर का अच्छा खासा पैसा, ऐसे करके 1 करोड़ का नुकसान। 1 करोड़ के नुकसान के बाद पूरी टीम आपको छोड़ के जा रही है। फिर तीसरा हुआ, जब ये हो गया हादसा, उसके बाद हम क्या, एक और पार्टनर लेना पड़ा। 1 साल के बाद वो पार्टनर कहता मैं आपको मार्केट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आप ही बड़े बन रहे हो, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, और कंपनी रिस्क में है, हम तो कंपनी को प्रमोट करेंगे। मैंने कहा रखो अपनी कंपनी। तो फिर 0 से शुरुआत हुई। ये तो ऐसे बहुत सारे। और फिर 17-18 में मेरे 2 और फ्रेंड्स को मैंने अपने बिजनेस में ले लिया था, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव बातें करना शुरू किया एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसे करते करते बुरे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हुए, और इन बुरे एक्सपीरियंसेस के चलते
मुझे जल्दी जल्दी एक्शंस लेने पड़े, मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ा, मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा, मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ा। तो और बुरे एक्सपीरियंसेस हुए और अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। लोगों के पास जाते, खुद सेल्स करने जाते, लोग मना कर देते। कई बार लोग हाँ बोल देते, कई बार बड़ी डील क्रैक हो जाती, कई बार छोटी डील क्रैक हो जाती। तो छोटे और बड़े अच्छे और बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस जितनी जल्दी होंगे, एंड आई थिंक दैट्स द ब्लेसिंग। तो मैं एक बहुत अच्छी मुझे चीज़ जो मैंने की, मुझे ऐसे लगता है कि वो उसने मुझे बहुत सफलता दी, वो थी कि मैंने बहुत सारे अपने फ्री प्रोग्राम्स मैं करता था, हॉल बुक कर देता था, प्रोग्राम लॉन्च कर देता आपका था। 30 दिन का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरा बिल्कुल रहता फ्री है और प्रीमियम YouTube पर आप करते हैं कंटेंट शायद पूरा ना? का पूरा। कई सारे ट्रेनर्स जिस कंटेंट का 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए चार्ज करते हैं, आई गिव इट फुल्ली फ्री, और 7 सीजन और हो गए। डेडिकेटेड से होता है But 30 दिन लगातार। ये तो आज आशीष जी मैं कर सकता हूँ। उस समय भी मैं क्या करता था, मेरे पास 2-3 महीने कमाता था, मान लो मेरे पास लाख रुपए इकट्ठा हो गया, मैं एक हॉल बुक करता था, फ्री प्रोग्राम कर देता था, और 90% मुझे 2010 से लेके 2018 तक उन सभी प्रोग्राम्स में लॉस हुआ। मैंने एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम मुंबई में होर्डिंग वोर्डिंग लगा के किसी इन्वेस्टर का 5-6 लाख रुपए लेके, अब देखिए उस समय मेरी सक्सेस कुछ नहीं, मुझे कोई जानता नहीं, फिर भी मैंने इन्वेस्टर ढूंढ लिया, फिर भी मैंने पैसा दुनिया का ले आया, फिर भी मैंने बड़े डिसीजन ले लिए, इन्वेस्टर का पैसा लगाया और कॉन्फिडेंटली लगाया, और सभी को वापस किसी ने किसी तरह किया। किसी को और कुछ नहीं बना तो मैंने अपनी कंपनी सौंप दी, और वो आज तक उस कंपनी से कमा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है, कंपनी बनाई, कंपनी छोड़ी, कंपनी में लॉस खाया, कंपनी में प्रॉफिट खाया, कंपनी में कोचेज रखे। 2012 में जब मैं 40,000 कमा रहा हूँ, मैंने 2 लाख रुपए महीने का कोच रख लिया अपने लिए। ये थे ना अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस। और एक चीज़ जो कईयों को नहीं पता, और आज आपके चैनल पे ऑफिशियली पहली बार बता रहा हूँ, 13 से 14 बिजनेसेस मैंने छोटे मोटे करके मैं फेल हुआ हूँ। जो इसी दौरान कोई मिल गया, फोटोग्राफर मिल गया, मुझे लगा यार क्रिएटिविटी और फोटोग्राफी या वीडियो एडिटिंग, इनका तो बिजनेस बड़ा अच्छा है, उनके साथ एक कंपनी खोल दी। बाद में वो आदमी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। एक और ट्रेनर मिला, लगा ये बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंशियल ट्रेनर है, बहुत इसमें जोश है, जुनून है, उसके साथ एक ट्रेनिंग कंपनी खोली, वो फेल हो गई। ऐसे करते करते रियल एस्टेट का बिजनेस खोला, वो फेल हो गया। मतलब पार्टनर की चॉइस गलत कभी कभी। लेकिन मैं ये देखता हूँ, जल्दी से जल्दी अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंस ले लो। उससे दुनिया सोच समझ के एक डिसीजन लेती है, और 2 साल में वो एक डिसीजन पे काम करती है। मैं 2 साल में कम से कम 200 डिसीजन ले लेता हूँ, उनमें से मेरे 120 फेल होते हैं, और बाकी 60-70 जो होते हैं वो बहुत ही एवरेज होते हैं। लेकिन जो 2, 3, 4, 5 निकल जाते हैं ना, वो इतने अच्छे निकल जाते हैं कि वो मुझे हमेशा फ्लोट करने में मदद करते हैं। मैजिक ऑफ एवरेज हो जाता है बेसिकली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, आपकी इस पूरी स्टोरी में 2 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने सीखी है, और जो मैं जानता हूँ कि जितने भी एमएसएमईज हैं और एसएमईज हैं, वो सब इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे या फिर कभी गुजर चुके होंगे कि एम्प्लॉइज़ जिनको आप सिखा देते हो वो निकल लेते हैं, जी, या फिर जिनको आपने की पर्सन बना दिया, आप पूरा डिपेंडेंट उन पे हो गए हो, तो उसके बाद आपको अंदर फियर आ जाता है कि कल को ये छोड़ के चला गया तो मेरी कंपनी का क्या होगा। करेक्ट। आज आप बिजनेस कोचिंग भी कर रहे हो, आज एक बिजनेस कोच के रूप में न जाने कितने ब्रांड्स को आपने आगे बढ़ाया है। इस फियर को हम किस तरीके से टैकल करें और किस तरीके से हम एम्प्लॉइज को सस्टेन करें? सस्टेनिंग तो 2 ही चीज़ों से होती है। एक तो कल्चर बहुत बढ़िया हो आपकी कंपनी का, और एक पैसा आप बहुत अच्छा दे सको मार्केट से कंपैरिजन में। तो इन 2 चीज़ों से आपकी सस्टेनिंग होती है। बट सस्टेनिंग बाद में आती है, पहले आता है सिस्टम। सिस्टम सस्टेन कर सकता है आदमी को। सिस्टम नहीं है, देखिए आप छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो हम सिग्नल पे जा रहे हैं, पुलिस वाला नहीं खड़ा है, कैमरा नहीं लगा है, हम कहते हैं चलो यार निकलो। पुलिस वाला खड़ा है तो हम रुक जाते हैं, कैमरा लगा हुआ है तो भी हम रुक जाते हैं। मतलब एक छोटा सा सिस्टम का पार्ट, चाहे वो कैमरा बंद ही क्यों ना हो, हम देखते हैं कैमरा लगा हुआ है यार, कल को चलान आ जाएगा। तो एक छोटी सी चीज से सिस्टम बन सकता है। सिस्टम तो क्या होता है कि जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, 2013 में मेरी टीम चली गई, 2014 में मेरे को निकाल दिया गया अपनी कंपनी से, या मैंने छोड़ दी अपनी कंपनी। 2017 में फिर मैंने टीम बना के काम किया, 2016, 17, 14 एंड 17 में फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ। 2018 में मैंने डिसाइड किया मेरी सेल कभी भी टीम पे डिपेंडेंट ही नहीं होगी। तो मैंने ऑनलाइन सिस्टम बना दिए, भगवान ने भी ऐसे हेल्प कर दिया, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल गई। आज की डेट में मेरी पूरी सेल ऑटो पायलट है। आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, बट मेरा कोई ना कोई वेबिनार चल रहा है ऑनलाइन, वो अपने आप बेच रहा होगा और रात को पैसा आ जाएगा अकाउंट में। कोई टीम नहीं बेच रही, टीम सिर्फ कस्टमर का क्वेश्चन आता है कौन सा अकाउंट नंबर है, ये वाला है,
टीम पे आपका सबसे मेन जो आपके बिजनेस का पिलर है वो कभी भी टीम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उस सिस्टम पे डिपेंडेंट होना चाहिए। और वॉरेन बफेट कहते हैं आपका सिस्टम इतना इतना सिंपल होना चाहिए कि कल को कोई गधा भी उस कंपनी को चलाए तो वो चला सके, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई गधा जरूर चलाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो कंपनी हो, कभी ना कभी एक एवरेज आदमी आएगा ही। मतलब कहने का मतलब है कभी ना कभी कोई ना कोई एवरेज आदमी आएगा ही, बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो। इसीलिए सिस्टम को सिंप्लीफाई करना। और छोटी कंपनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास तो बहुत पैसा भी होता है, चीजें होती है, पूरे वर्ल्ड के वो एक्सपर्ट्स को ला पाते हैं, एक्सपर्ट भी वहाँ आना चाहते हैं। छोटी कंपनी में सबसे पहला सिस्टम बनाने वाला भी एंटरप्रेन्योर है और उसको खत्म करने वाला भी एंटरप्रेन्योर है। जैसे मैं कई कंपनीज में जाता हूँ और मैं कहता हूँ सिस्टम बनाओ, वो कहते हैं ठीक है सर, अब हम हर मंडे को ना रिव्यू मीटिंग कराएंगे। एक मंडे को तो रिव्यू मीटिंग हो गई, दूसरा मंडे आया, बिजनेसमैन कहता है यार मेरे तो घर में शादी है, बिजनेसमैन कहता है यार एक काम कर, रिव्यू मीटिंग कल कर लेंगे ट्यूसडे को, यार आज तो सर दर्द कर रहा है, यार आज तो मैं रिव्यू मीटिंग करने बैठ ही रहा हूँ, आशीष जी आ गए, इनके साथ पहले चाय पी लेते फिर रिव्यू मीटिंग करेंगे। ये सिस्टम नहीं है। छोटा हो या बिजनेस या बड़ा हो, छोटी चीज़ों को पर्टिकुलर बन जाओ, उसके बाद आपका सिस्टम एक एक फील्ड में बनता जाएगा। कुछ चीज़ों में नहीं भी बन पाएगा, जिनमें नहीं बन पाएगा आपका कॉन्शियस एंडेवर होना चाहिए सिस्टम। तो सिस्टम के 3 मेजर एलिमेंट, एक सिस्टम बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर्स या मशीन्स, दूसरा सिस्टम बेस्ड ऑन कल्चर, ठीक है, कि आपने ऐसा कल्चर ही क्रिएट कर दिया कि भाई परफॉर्मेंस का कल्चर है, सुबह 9 बजे अपने आप टीम आ जाएगी, अपने आप काम कर लेगी, जैसे जापान में है। एंड तीसरा सिस्टम बेस्ड ऑन कस्टमर्स। कस्टमर्स के बेस पे सिस्टम, मतलब आपके कस्टमर को सॉफ्टवेयर दे सर्विस या नहीं, आदमी ही देगा। तो आदमी को ये डालना है कि भैया कस्टमर का 1 रुपया भी आया है, भाई तुम्हारा 1 रुपया कहीं जाता है तुम्हें कितना दर्द होता है, कस्टमर का 1 रुपया आया है तो उसे वैल्यू मिलनी चाहिए। मेरे को आज भी याद है कि 6-7 बार मेरी कंपनी में ऐसा हुआ कि किसी कस्टमर की कोई रिक्वेस्ट आई और वो टाइम पे पूरी नहीं हुई और मैंने कमिट कर दिया। आई वॉज सो डैम एंग्री विद माई टीम कि मैंने कहा नहीं यार ये नहीं चलेगा, बाकी सब मैं सहन कर सकता हूँ, तुम मेरा कोई नुकसान कर दो मैं सहन कर लूँगा, कस्टमर का नुकसान मेरे को सहन नहीं होता। ये बात है। दूसरी की कई बार ऐसी चीज़ें कई मेरे तक आती ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं पड़ पाता, और फिर भी हो सकता है कि कुछ गुफ अप होता हो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर मेरे तक कोई चीज़ आई है, हाँ कस्टमर अगर गलत डिमांड लेके आया तो फिर कस्टमर की भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मेरी टीम मेरी भी कस्टमर है। तो कई बार कस्टमर रॉन्ग ब्लेम अगर टीम पे कर रहा है तो दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए मेरी टीम भी भगवान है और मेरे कस्टमर भी भगवान है। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों के लिए मैं लड़ूंगा, दोनों में से जो राइट होगा उसके लिए तो जरूर लड़ूंगा। सर दूसरा, आपकी स्टोरी से एक चीज़ सीखने को मिली, आज के दिन में बहुत सारे जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जी या फिर लो प्रॉफिटेबिलिटी में हैं, वो उन्हें जो भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है वहाँ एंटर कर जाते हैं, जो भी नया बिजनेस मिलता है वहाँ एंटर कर जाते हैं। जब कोई बोलता है कि ठीक है चल किताबें बेच ले, चल कचौड़ी की दुकान खोल ले, चल माइक बेच ले, तो वो हर काम में एंटर कर जाते हैं। जी तो सही बिजनेस को चूज कैसे करें कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए या कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए? सबसे पहला आंसर तो हमने सबसे पहले ही ले लिया, एक तो विजन बेस पे। हाँ जी। चलिए, कई लोगों को विजन क्लैरिटी नहीं है। हाँ, कई लोगों ने पैसे सब कुछ है कि मुझे कहीं से एक ठीक ठाक इनकम आ जाए। करेक्ट। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, इनकम के बेस पे किया हुआ बिजनेस, इसका इंटेंशन गलत है। तो इनकम के बेस पे नहीं, इनकम की जगह एक काम करो, तुम्हें विजन नहीं आ रहा ना तो तुम 4-5 बिजनेस ट्राई कर लो, और ट्राई करने के बाद जो तुम्हें सबसे जबरदस्त लगे, तुम्हारे पैशन जिसमें सबसे ज्यादा हो, वो करो। दिल से अच्छा लगेगा तो बहुत दूर तक जाओगे, राइट। अगर तुमने सिर्फ इनकम के हिसाब से किया तो तुम उसे सिर्फ मैनेज कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा पैशन कभी नहीं बनेगा, एंड बिकॉज वो तुम्हारा पैशन नहीं बनेगा तुम आगे नहीं जा पाओगे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। आपने कई जगह आइसक्रीम खाई होगी। हाँ जी। और आइसक्रीम वाले ऐसे, मतलब एक दुकान के बाहर वो पड़ा रहता है बॉक्स, आओ आइसक्रीम चूज कर लो, या कभी कोई कुल्फी वाला भी होता है तो फटाक से कुल्फी निकाल के आपको दे देता है। मैं पूना में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, और खाना खा के वहां से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक आइसक्रीम वाले की लाइन लगी हुई थी, 15-20 लोग खड़े थे लाइन में, और एक एक आदमी का नंबर करीब 5 मिनट के बाद आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये आइसक्रीम बेच रहा है या ऐसे तो धंधा इसका कभी बढ़ेगा ही नहीं। मैं जब गया और मैंने देखा, वो आदमी ना आइसक्रीम लेके उसको प्रॉपर सजा रहा था, उसके ऊपर प्रॉपर टॉपिंग वगैरह डाल के, हाथ से उसमें कुछ क्रीम लगा के, ये वो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो दे रहा था। आपने देखा होगा ना, आजकल वो कई बार आइसक्रीम खाते हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पकड़ाते हैं, खेल खिलाते हैं, ये टर्किश है ना, आइसक्रीम जो भी उसको,
इसमें लगता है कि उस आदमी का वो पैशन है। हाँ देखिए, इट डज नॉट मैटर हाउ मच आर यू अर्निंग, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच आर यू एंजॉयिंग। आप कितना ज़्यादा अपने काम को एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा पैसा आने के बाद भी आदमी क्या करेगा, एंजॉय करेगा। लेकिन अगर आप अपने काम को ही बहुत एंजॉय कर लो तो वो काम आपको पूरी दुनिया में फेमस कर सकता है। डॉली चाय वाला इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी कई लोग हैं, जैसे चाय सुट्टा बार हो गया। इसके अलावा वो MBA चाय वाला भी एक लेवल पे बहुत ही फेमस हो रहा था, और अभी भी आई एम श्योर, मतलब अभी आज पूरी दुनिया उसे पनौती कह रही है, और ही इज प्रोबेबली यूजिंग उसी को भी, अरे देखो आई एम ए पनौती, तो उसको भी वो अलग लेवल पे यूज कर रहा तो है। आपको जो चैलेंज मिल रहा है उसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी आई रियली अप्रिशिएट दैट, है ना, क्योंकि ऐसे लोगों को मुझे बड़ा, मैं कहता हूँ कि यार ये चीज़ सीखने लायक है लोगों को। लोग है ना घबरा जाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं, यार मेरे बारे में पूरी दुनिया बुरा बुरा बोल रही है, मैं छोड़ दूँ। कितनी ट्रोलिंग हुई थी उनके फ्रेंचाइजीज को लेकर, बहुत बहुत सोशल मीडिया, यहाँ तक कि न्यूज चैनल पर, और बहुत सारे हम्म। फ्रेंचाइजी बंद हो गए, कितने केसेस हुए उनके ऊपर। करेक्ट एंड करेक्ट। नाउ ही इज स्ट्रगलिंग एंड ही इज बैक राइट नाउ। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट बैक। और पनौती वर्ड उसने उसके टी शर्ट छपवा लिए। बोले अब वो उल्टा करता है, बोले इंडिया और पाकिस्तान में से कौन जीतेगा, बोले पाकिस्तान जीतेगी। अरे मैंने पाकिस्तान का साथ दिया, फिर इंडिया जीत जाती, देखो वो पनौती ने जिताया। मतलब कैन यू इमेजिन, ही इज यूजिंग इट एज ए मार्केटिंग। एंड बीटेक पानीपुरी वाली, ऐसे कितने एग्जाम्पल है जहां आज लोगों ने बिल्कुल बेसिक से कितना बड़ा कुछ क्रिएट कर दिया। थिंक अबाउट दिस। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चले गए हैं। ट्रू। एक बड़ा वर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम है। हर कोई चाहता है कि मैं एक एज में आकर फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, मेरे लिए मेरा बिजनेस काम करे, एक पैसिव इनकम आती रहे। जी। आपने ऐसा क्या किया कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, कि पैसिव इनकम आती रहे? बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं और करना सिखा रहे हैं लोगों के लिए। जैसे सबसे बड़ा तो है शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो। एक अच्छा शेयर में आप पैसा लगा दो, वहाँ से कुछ ना कुछ आती रहती है। फिर छोटी और बड़ी इनकम में फ़र्क नहीं करना। 1 रुपए का पैसिव इनकम भी 1 रुपए का पैसिव इनकम है, और 1000 का भी एक पैसिव इनकम। अब जैसे हमारी बुक्स हैं, 4 बुक्स मैंने लिख दी, और ऑलमोस्ट हर साल या हर 2 साल में एक बुक आ जाती है। तो हर बुक अगर साल भर में सिर्फ 1 लाख 2 लाख भी देती है तो ये 5-6 लाख रुपए हो गया। बिल्कुल। ऑलराइट। उसके अलावा मेरा जैसे रघुकुल स्टूडियोज़ करके हमारे स्टूडियोज़ अभी बन रहे हैं, होटल्स बन रही हैं। ओके, होटल या रिसोर्ट बन रहा है। यूट्यूब से बहुत सारी इनकम आ रही है। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई ना कोई कोर्स चल रहा होगा, और आज दिन भर में मैंने कुछ काम नहीं किया होगा, फिर भी 5 से 10 लाख रुपए अकाउंट में आज आए हैं। आई मीन दैट इज पैसिव इनकम। कोई एक कोर्स रिकॉर्ड कर दिया और वो ज़िंदगी भर सेल हो रहा है। मैंने ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी कोर्स बनाया था 2020 में, और आज तक हर साल उस कोर्स ने मुझे ऑन एन एवरेज 2000 नए स्टूडेंट्स दिए हैं, और 2000 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से मैं 5000 रुपए ले रहा था, तो 1 करोड़ रुपए की पैसिव इनकम हो गई। एक बार बनाया हुआ कोर्स, और उसको बेचने के लिए पिछले 2 साल में मैंने एक भी लाइव वेबिनार नहीं किया है। सिर्फ जो 2 साल पहले रिकॉर्डेड वेबिनार चल रहे थे वही किए हैं बस। तो रिकॉर्डेड वेबिनार्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपकी छोटी मोटी कई चीज़, जो प्रॉपर्टीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही है, वो पैसिव इनकम हो रही है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक एवरेज मिलियनेयर की 7 से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। रेंटल इनकम्स हो सकती हैं, मेरी कोई अभी तक रेंटल इनकम नहीं है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन गिविंग थिंग्स ऑन रेंट। क्योंकि लेकिन अगर आपको इनकम करनी है तो यू कैन। तो ऐसे कई सारी इनकम, 7 इनकम स्ट्रीम आपकी हो सकती है। फ्रेंचाइजिंग भी बहुत अच्छा जरिया है, बहुत ज़बरदस्त जरिया है, जहाँ से चूंकि हम फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं, और लोग बहुत सारे फ्रेंचाइजर ब्रांड्स आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी। और बहुत सारे लोग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। तो जो फ्रेंचाइजर्स हैं, कई बार इंडिया में आज क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजी एक फैशन वर्ड बन गया है। हर एक बिजनेसमैन, जो कुछ बिजनेसमैन जरा सा भी कुछ बना लेता, सोचता है कि मैं सबसे पहले अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी दे दूं। करेक्ट। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फ्रेंचाइजी में आने का सही समय क्या होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे 2 चीज़ है। एक तो वो आदमी जो फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उसके लिए तो मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट है फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस शुरू करे। बस एक ही लाइन में इसलिए बोलूँगा क्योंकि खुद का बिजनेस बनाना, खुद सारे स्ट्रगल करना, खुद सारे चैलेंज करना, इससे बढ़िया एक फ्रेंचाइजी ले लो, बिजनेस सीख लो 5 साल, उसके बाद तुम्हारी इच्छा है उसको कंटिन्यू करो, या तुम्हारी इच्छा है तुम्हारा बनाओ। जो फ्रेंचाइजर है उसके लिए सही सिस्टम तब है जब उसने जो खुद का बिजनेस चालू किया वो उसके बिना रन करने लग जाए। जिस दिन आपको आपके बिजनेस में महीने में 1 दिन भी जाने की जरूरत ना पड़े, या 3 महीने आप पीरियड दो कि 3 महीने में सिर्फ फोन पे बात करूं और मेरा बिजनेस फिर भी रन कर रहा है, कंटिन्यू प्रॉफिट भी दे रहा है, उस दिन आप फ्रेंचाइजी खोलो। क्योंकि फ्रेंचाइजी में आपका बिजनेस कोई ना कोई और रन करेगा। अब आप अपने बिजनेस में दिन रात जुटे हुए हो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, और आप कह रहे हो मैं फ्रेंचाइजी खोलूं, इसका मतलब आपका बेसिक सिस्टम ही राइट नहीं है। जब आपका बेसिक सिस्टम राइट नहीं है तो आप दूसरे को कैसे चलाओगे?
हाँ, आप कहते हो कि नहीं सर अब मेरा बेसिक सिस्टम राइट है, अब मुझे नहीं पता कि मैं फ्री टाइम में क्या करूं, इसलिए मेरे को अब पूरी एनर्जी फ्रेंचाइजी डेवलप करने में लगानी है। तो आपका यही मैं कह रहा हूँ कि आपका जो मेन बिजनेस है जो आपने बनाया था वो आपके बिना रन करे। अब आपका जो टाइम हुआ है बचा हुआ फ्री टाइम, उसको आप लगाओ अपनी फ्रेंचाइजीज डेवलप करने में, या कोई नया सिस्टम लगाने में, या कोई नया प्रोडक्ट खोजने में, या कोई नई डेवलपमेंट खोजने में। बट यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन डे टू डे। दैट इज द बेस्ट टाइम टू हैव द फ्रेंचाइजी क्रिएशन। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि मैं फ्रेंचाइजी करना चाहता हूँ, जी। लेकिन जब हम उनकी ऑडिट करते हैं, जब हम देखते हैं कि उनका बिजनेस कहाँ पर है, तो उनका बिजनेस लेवल पर आकर स्टक हो गया। सिस्टम भी बनाए हुए उन्होंने, ऑटो पायलट भी किया हुआ बिजनेस को, सारी एसओपी भी प्रॉपर मेंटेन्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लेवल पर आके ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ रुक जाती है तो लगता है फ्रेंचाइजी दे दे, वहां से ग्रोथ आ जाएगी। तो अगर हम फ्रेंचाइजी ना दें तो किसी बिजनेस को अगर कहीं स्टक हो गया तो उसको ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या इंप्लीमेंट करें, या फिर क्या देखें अपने बिजनेस के अंदर ही? मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, देखिए जब भी आदमी का बिजनेस स्टक होता है ना, वो उसकी खुद की कमियों के कारण, कुछ नॉलेज के कारण, या कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज ना होने के कारण स्टक होता है। मेरा तो सबसे पहला तरीका, दिमाग मत लगाओ। जब भी कहीं अटको एक्सपर्ट को ले लो। भाई मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी है, मैं आशीष जी के पास जाऊंगा, मेरे को नहीं आता वो फ्रेंचाइजी खोलना। भाई उसका कौन सा पेपर वर्क करवाना है, कितने पेपर होने चाहिए, मैं पढ़ भी लूंगा, मुझे समझ भी आ जाएगा, लेकिन मुझे करने में शायद 6 महीने लगेंगे और आपको करने में 6 मिनट लगेंगे या 6 दिन लगेंगे। 6 महीना में पैसे करोड़ों कमाएंगे। एब्सोल्युटली। तो मुझे मेरे कोर पे रहना है, और अगर मैं कहीं बिजनेस में अटक गया तो मुझे पहला काम है सीधा एक्सपर्ट के पास चले जाओ। भाई मुझे फेसबुक मार्केटिंग में मैं अटक रहा हूँ, तो फेसबुक मार्केटिंग का एक्सपर्ट कौन है उसे ढूंढ लो, तुरंत उसके पास चले जाओ। वो 2 मिनट में आपको बता देगा ये पहली प्रॉब्लम, ये दूसरी प्रॉब्लम, ये तीसरी प्रॉब्लम। लेकिन आदमी क्या करता है, इस पैसे को बचाता है, और इस पैसे को बचाने के कारण जो प्रॉब्लम 6 दिन में खत्म हो सकती है उसको 6 महीने या 6 साल घसीटता है, और उसके कारण 10,000 रुपए बचाने के कारण 10 लाख रुपए का लॉस कर देता है। कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। मैं Absolutely. जानता हूँ एक बंदे को, उसने, मैंने उसे कई बार कहा कि आप लॉयर रख लो, आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, कई सारे आपके ब्रांड्स खुल गए हैं जी। मैं नाम रिवील नहीं करूंगा यहाँ पर, आप एक फुल टाइम, चाहे आप रिटेंशनशिप पे ले लो या फुल टाइम लॉयर आप अपनी कंपनी में हायर कर लो। करेक्ट। लेकिन वो कुछ लाख रुपए महीना सैलरी बचाने के चक्कर में या रिटेंशन से बचाने के चक्कर में लॉयर को हायर नहीं किया, और बाद में दिक्कत आई, और दिक्कत आने की वजह से फिर वो सारे के सारे बिजनेस पे हैम्पर हो गया, बिजनेस उनका डूब गया एक तरीके से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये होता ही है इस सर। तरीके एक छोटा से- सा लॉ या एक छोटा सा चैलेंज। हाँ बिल्कुल, छोटा सा बहुत चैलेंज ज्यादा। आया लाइफ में। आज अगर हम बात करें, आपने नाम लिया एमबीए चाय वाला का, तो वो भी आज सेव हुए, तो मेरे ख्याल से उनका फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ही सबसे बड़ा उनके लिए हथियार होगा, करेक्ट। जिसके कारण वो सेव हो गए, क्योंकि उनमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई ये फ्रेंचाइजी आप दे रहे हो, बिजनेस आपको करना है, चलाना आपको है, चीजें आपको देखनी है, ट्रू ट्रू। और आप जो पैसा दे रहे हो वो आप अपने बिजनेस के लिए दे रहे हो। Absolutely. आपने हमसे एक बिजनेस लिया है। अगर हम नए एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, जैसे आपने कहा कि फ्रेंचाइजी लेकर ही शुरू करें, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना ही ब्रांड बनाऊंगा जी, मैं फ्रेंचाइजी क्यों लूं? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अगर कोई आदमी अपना ब्रांड बनाना चाहता है, मुझे तो लगता है ब्रांड इज द बिगेस्ट बिजनेस। आज कोको कोला ब्रांड है, रोनाल्डो ब्रांड है, विराट कोहली ब्रांड है, अमिताभ बच्चन ब्रांड है, छोटे मोटे ब्रांड हम भी हैं। तो ब्रांड का बिजनेस तो बहुत ही तगड़ा है। ब्रांड इज ट्रस्ट। ब्रांड मतलब, मैं तो कहता हूँ ब्रांड का कोई और डेफिनेशन नहीं है, मेरे लिए एक वर्ड का डेफिनेशन है, विच इज ट्रस्ट। आपने अगर मार्केट में आप टिके हुए हो, यू आर नोन फॉर सम क्वालिटी, यू आर नोन फॉर सम यूनिकनेस, तो फिर बस उसको तो करना ही करना है, और फिर बाद में उसे पैकेज करके, विदेशी लोग इस चीज में बड़े माहिर हैं। वो कोई भी ब्रांड, उनका इंडिविजुअल, कोई डॉक्टर भी अच्छा कर रहा है तो वो डॉक्टर भी अपने आप को सिस्टम जनरेट करके रेप्लिकेट कर पाता है। कोई ट्रेनर बहुत अच्छा कर रहा है तो वो ट्रेनर अपने आप को रेप्लिकेट करके, सिस्टम जनरेट करके पीढ़ियों का बिजनेस बना पाता है। आप देखो फॉरेन के कई सारे ट्रेनर्स हैं, जैसे जिग जिगलर चले गए लेकिन जिगलर इंस्टीट्यूट चल रहा है अभी भी। ऐसे ही स्टीवन कोवी, डॉक्टर स्टीवन कोवी चले गए लेकिन फ्रैंकलिन कोवी अभी भी चल रहा है। डेल कार्नेगी कितने टाइम पहले चले गए, उनका सिस्टम आज तक चल रहा है। और इतना इन्फ्लुएंशियल, मतलब जितना पैसा वो खुद थे जब नहीं कमा रहा तब भी कमा रहा है, लेकिन इंडिया के ट्रेनर्स अभी ये नहीं कर पा रहे। इंडिया का जो मेन ट्रेनर है वो चला गया, उसके बाद वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे। तो पहले तो ब्रांड बनाना, शायद इंडिया में भी ये इमेच्योर कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग का उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे विदेशों में है। विदेशों के लोगों को रिजल्ट से मतलब है, उन्हें ये नहीं मतलब है कि वेरी प्रैक्टिकल, उन्हें नहीं पता फर्क पड़ता ज्यादा कि कौन ट्रेन कर रहा है। तो विदेशों में मेच्योर क्राउड हो गया है, इंडिया में ये टाइम टेकिंग है। तो पहले तो अपना ब्रांड तो बनाओ ही बनाओ, मतलब वेदर यू गिव फ्रेंचाइजी और नॉट। इनफैक्ट आप जब ब्रांड बनाओगे तो फ्रेंचाइजी को भी तो ज्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल, अल्टीमेटली बिकेगा तो तभी ना। आज Correct, कोई भी correct. बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी आप लोग लेने की सोचते हैं। इनफैक्ट
तो ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग, ये दो खर्चे तो बहुत तगड़े खर्चे हैं और इनको कभी रोकना नहीं चाहिए बिजनेस में। जो इन दो खर्चों को रोकता है वो जिंदगी भर सफर करता है, क्योंकि उसकी फ्रेंचाइजियां भी बन गई तो वो फ्रेंचाइजियां भी दुखी रहेगी, फिर उसको कोर्ट केस में घसीटेगी और किसी चीज में घसीटेगी, वो और दुखी हो जाएगा। इसीलिए ब्रांड है, तुरंत बिकेगा, किसी ने भी फ्रेंचाइजी ली तुरंत बिकेगा, बहुत अच्छा गेम होगा। एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है एसएमईज की और एमएसएमईज की कि कई बार उनका एक्सपेंस उनके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। हाँ, मतलब पैसा आ नहीं रहा और Correct. जा ज़्यादा रहा है। Absolutely. आपके साथ भी ऐसा हुआ है कई सबके बारी साथ होता है। कि जा ज़्यादा रहा है आ कम रहा है। तो ऐसे में लोन लेना नहीं है, या फिर लोन ले भी तो उसको अगले महीने से और ज़्यादा देना शुरू कर दिया आपने। तो इस समय कोई बिजनेसमैन क्या करे? एक बिजनेसमैन को ये समझना चाहिए कि उसकी रियल बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या हैं। मेरे बिजनेस की स्ट्रेंथ है, मान लीजिए मेरे प्रोग्राम, आपकी ट्रेनिंग या मेरी टीम, हाँ। राइट। मेरे बिजनेस की वीकनेस है मान लो फंड्स, ओके। मेरे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है अनलिमिटेड, एंड मेरे बिजनेस की मान लो थ्रेट है कि मैं अकेला कर रहा हूँ, कल को मुझे कुछ हो जाए तो दिक्कत आ जाए। मैंने अगर ये पूरी तरह से क्लियरली समझ ली, तो क्लियरली समझने के बाद अब मैं देखूंगा कि यार फंड अगर कम पड़ रहा है तो मेरी वीकनेस के कारण कम पड़ रहा है, इस वीकनेस को या तो फिक्स करूं या स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं। दो तरीके हैं, या तो वीकनेस को फिक्स करो या स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। वीकनेस को फिक्स करने का तरीका क्या है? कॉस्ट कटिंग कर लो और ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा लो। और स्ट्रेंथ को बढ़ा के रेवेन्यू बिल्ड करना, मतलब अगर कोई आदमी कहता है कि यार बिजनेस में मेरा इनकम नहीं हो रहा तो सेल बढ़ा दो या और कुछ कर दो। तो कहते हैं कि कौन सी चीज पे आप काम करते हो ये आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। मतलब स्ट्रेटेजी क्या कहती है इस समय, आपके फील्ड में करोड़ों का कारोबार हो सकता है, तो फिर आप खर्चे को मत देखो, फिर आप क्या देखोगे? ज्यादा ज्यादा इनकम कैसे आए, और ज्यादा वर्टिकल्स कैसे खुले, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करें। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो सैचुरेटेड हो चुका है, इस लेवल से ऊपर बढ़ ही नहीं रखता, तो अब आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो और कितनी फांसी लगी हुई है, मतलब कितना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसके हिसाब से काम होगा। बट फिर भी एक जनरल सिचुएशन ले लेते हैं कि किसी के खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है, तो भाई साहब आप इनएफिशिएंट हो, पहले तो ये मानो। और दूसरा, आप सीधा बिजनेस कोच के पास चले जाओ, क्योंकि आपको वही बाहर निकाल पाएगा, क्योंकि आपकी विजडम तो आप 3 साल से लगा चुके हो। हाँ जी। 2-3 साल से आप काम कर रहे हो, 2-3 साल से आपके खर्चे बढ़े ही जा रहे हैं, आपके कम नहीं हो पा रहे। अब 2-3 साल से जो प्रॉब्लम है, मतलब वो कैंसर है, और कैंसर के लिए आप खुद ही घरेलू इलाज करते रहे तो घरेलू इलाज से ठीक हो सकता है, लेकिन वो घरेलू इलाज भी किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के अंडर में करो, या फिर आप कीमोथेरेपी लो या जो भी लो। मतलब अब आप बीमार हो, पैरेलली कर लो। एब्सोल्युटली। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, आप बीमार हो चुके हो। हाँ, अगर बिजनेस नया है और खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो वो इन्वेस्टमेंट है। ओके। वो तो उस बिजनेस को सेट करने का इन्वेस्टमेंट है। बट एक बिजनेस काफी दिन चल गया, 4-5-6 साल चल गया, फिर भी कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम है, पहला काम सीधा कोच के पास चले जाओ। प्लीज डू नॉट पुट योर ब्रेन, आपको नहीं आता ये एक्सेप्ट कर लो। और आप सोच रहे हो नहीं बिजनेस ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही होगा, मार्केट मंदा है, दुनिया में 1000 चीजों को ब्लेम करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। यू विल ऑलवेज बी इन अ प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में कोच की वैल्यू क्या रही है? मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास हर वक्त कोच रहता है। इनफैक्ट इसी महीने मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ को अपना कोच अपॉइंट किया है, एंड आई एम पेइंग हेफ्टी अमाउंट फॉर दैट। मेरे हफ्ते में सिर्फ एक या कभी महीने में 2 या 3 सेशन होते हैं, लेकिन तीनों सेशन जो होते हैं वो पूरा प्योर स्ट्रेटेजिक सेशंस होते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया पिछले 6 सालों में जब मेरे पास कोच नहीं रहा। उसके पहले मैंने 2007 से लेके 2010 तक कोई ना कोई अलग अलग ट्रेनर से मैं सीखता रहा। उस समय ये नहीं था कि मैंने पर्सनल कोचिंग ली, क्योंकि इतना पैसा नहीं था। 2012 में मैंने आपको बताया 24 लाख रुपए दे के, जब मैं खुद 40,000 रुपये महीना कमा रहा था, तब 24 लाख रुपए दे के हमने पर्सनल कोच रखा पूरे साल भर के लिए। तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, देखो लोगों को लगता है कि हमारा प्रोफेशन है इसलिए हम कोच के बारे में बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। एक फुटबॉलर गली में खेलना है, कोच नहीं चाहिए। वर्ल्ड के लेवल पे खेलना है, कोच चाहिए। क्रिकेटर गली में खेलना है, कोच नहीं चाहिए। नेशनल लेवल पे खेलना है, कोच चाहिए। म्यूजिशियन हो, चाहे तबला बजाने वाला हो, चाहे डांसर हो, एक घर में परफॉर्म करना, कोच नहीं चाहिए। डांस इंडिया डांस में परफॉर्म करना, यू नीड अ कोच। बिल्कुल। तो आपकी सोच अगर छोटी है, आप जस्ट एवरेज स्ट्रगल करना चाहते हो, डोंट टेक अ कोच। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको वर्ल्ड लेवल पे जाना है, कोचेज मस्ट। किराने की दुकान गली में खोल ली तो कोच नहीं चाहिए। हाँ, आपको डीमार्ट जैसा ब्रांड बनाना है और उसके बाद उसकी फ्रेंचाइजी देनी, तो कोच चाहिए। 100%। बिल्कुल। आपकी जीवन में कोच की तो बड़ी वैल्यू रही है, क्या आपने बुक्स को भी उतना समय दिया है? आशीष जी, मैं तक कोई बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ता था। 2012 तक मैंने कुल मिला के 15 बुक्स पढ़ी होंगी, और मेरा ये परसेप्शन बन गया था कि बुक्स
पढ़ने से कुछ ऐसा भी नहीं मिलता है यार। और बुक्स अपन खरीद लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। पहले तो मैं देखता था कि यार बुक्स मैंने खरीद तो ली, सब लोग कहते थे बुक्स पढ़ते हैं, एक एवरेज सीईओ 50 किताबें पढ़ता है, तो हमने भी 15-20 किताबें खरीदी, लेकिन कोई भी किताब पूरी नहीं पढ़ पाए, 1-2-3 किताबों को छोड़ के। तो जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी थी उस समय, द सीक्रेट पढ़ी थी, और 1-2 और किताबें पढ़ी होंगी। तो एक परसेप्शन बन गया था कि अपन 20 किताब खरीदते हैं, फालतू में जोश में खरीद लेते हैं, 4-5 किताबें भी नहीं पढ़ पाते हैं और बाकी की किताब 2-4 पन्ने पढ़ते हैं। मैंने किताब खरीदना बंद कर दिया था। तो 2012 में जो मैंने कोच रखा, उसने कहा तू किताब कितनी पढ़ता है? मैंने कहा मैं साल की 1-2। बोले क्या बात कर रहा है, यू आर ए ट्रेनर? मैंने कहा हाँ मैं ट्रेनर हूँ। तो बोले क्यों नहीं खरीदता किताबें? मैंने कहा सर मैं पढ़ता ही नहीं इतनी, और मैं तो लाइव सेशन जो अटेंड करता हूँ उससे सीख लेता हूँ। बोले नहीं, बाय बुक्स। मैंने कहा क्यों? बोले भाई एक लाइन भी तेरे काम की मिल गई, चाहे मान ले तूने किताब खरीदी और तूने 5 ही पेजेस पढ़े, लेकिन उस 5 पेज में से एक लाइन भी काम की मिल गई, तो क्या तू उस एक लाइन से, बुक की कीमत कितनी होती है? 300 रुपए, क्या 300 रुपए बना पाएगा जिंदगी भर में? इतना कॉन्फिडेंस है? मैंने कहा हाँ। बोले तुम बुक्स खरीद। और एक ही महीने में उस समय मैंने 25-26 किताबें खरीदी बिजनेस के ऊपर सारी, क्योंकि मैं बिजनेस कोच बनना चाह रहा था। एंड मैंने सारी पढ़ी, और लिटरली वो सभी किताबों का और मेरे कोच का इन्वेस्टमेंट मिला के मान लो, और लॉसेस जो खाए उस समय 1 करोड़ होगा, लेकिन बिजनेस कोचिंग अकेले ने मुझे करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास दे दिया अगले 8-10 सालों के अंदर। मतलब देखिए, और अब जीवन भर में कितना देगा, थिंक अबाउट दिस, इसके लिए मल्टीप्लाइड। तो आशीष जी इतना ही कहूँगा कि पिछले 12-13 सालों में 1400-1500 किताबें खरीदी है, और हर किताब को पढ़ा है। उनमें से करीब मैं कहूँगा 600-700 किताबें ऐसी है जो पूरी पढ़ी है, कुछ किताबें ऐसी है जिनके 50% पढ़ा है, कुछ किताबों को 20% पढ़ा है। लेकिन किताबें मैं जहाँ मौका मिलता है खरीदता हूँ, क्योंकि किताबों से बढ़िया दोस्त, किताबों से बढ़िया गाइड, किताबों से बढ़िया क्लैरिटी और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती, इवन लाइव ट्रेनिंग सेशन से भी नहीं मिल सकती। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हो तो आप धीरे धीरे पढ़ते हो। जैसे एकमात्र किताब जो मैं अभी, मेरे भगवत गीता पे सेशंस थे, आप भगवत गीता को भी ढंग से समझ लोगे, जीवन की बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे बड़ी किताब है। बहुत। आपको एक 3 किताबें बताना चाहेंगे बिजनेसमैन के लिए जिनसे उनकी बिजनेस ग्रोथ में हेल्प हो। जैसे पहली किताब मैं बोलूँगा गुड टू ग्रेट या बिल्ड टू लास्ट, ये दोनों किताबें जिम कॉलिंस की है, ये आपके विजन में हेल्प करेगी। दूसरी है टॉप ग्रेडिंग। टॉप ग्रेडिंग किताब है जो आपकी कंपनी में टीम कैसे डेवलप होती है, टीम में ए प्लेयर, बी प्लेयर, सी प्लेयर, उनका इंक्रीमेंट, उनकी हायरिंग कैसे होनी चाहिए, ये बहुत ही प्यारी। तीसरी किताब में बताना चाहूँगा 18 ग्रेटेस्ट बिजनेस डिसीजंस ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट बिजनेस डिसीजंस ऑफ ऑल टाइम, ये फॉर्ब्स की एक किताब है, आप गूगल पे जाओगे, थोड़ी महंगी होगी, 1500-2000 रुपए की किताब होगी। ये किताब आप खरीदोगे, इसमें 18 सक्सेस स्टोरीज है, जैसे कि HP कैसे इतना बड़ा ब्रांड बना, या फिर एक सॉफ्ट सोप की एक कहानी है। मतलब जब ये कहानियाँ पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार इस लेवल का कमिटमेंट, इस लेवल का ग्रोथ, इस लेवल की चीज़ें आ सकती है। ऐसे ही अब जब आप पूछ रहे हो तो एक और किताब आ रही है, द रॉकफेलर्स हैबिट, वॉरेन हार्नेसी की किताब है, 1800 रुपये की किताब है, छोटी सी किताब है, लेकिन इट विल टीच यू कि बिलियनर्स की हैबिट्स क्या होती हैं, राइट। सो ऐसी कई सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो, बट ये 4-5 किताबें तो जरूर पढ़ लीजिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके किताब है, बहुत ही हैवी किताब है, हर किसी को समझ नहीं आएगी एकदम। इट्स अ वेरी गुड बुक। सर आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आजकल रील्स भी आ रही हैं, बहुत सारी कुर्ते पजामे में भी आ रही हैं, देख रहा हूँ, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम रील्स डालते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो ऑनलाइन जाने से पहले लोगों को डर लगता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लोग ट्रोल करेंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे। तो कभी आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट हुआ है कि लोगों ने ट्रोल किया हो, या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स आए हों? पहले बहुत आते थे, और अब भी आते होंगे। लेकिन मुझे शुरू में ही किसी ने ये गुरु मंत्र दे दिया था कि आपके हाथ में जो है आप उतना कर दो। आपका काम ये नहीं है हर घंटे में जाके कि रील पे कमेंट क्या है, आपका काम ये नहीं है हर घंटे में जाके कि यार मैंने रील डाली, कितने व्यूअर्स पहुंचे, कितने यूजर्स पहुंचे। क्योंकि अगर आपने वो किया तो आप बहुत जल्दी हो सकता है डिमोटिवेट भी हो जाओ, क्योंकि हो सकता है आप 3 महीने डालो और आपके व्यूअरशिप ना आए, कमेंट भी नेगेटिव आए। तो आइडिया इज नॉट टू रियली लुक एट योर कमेंट्स। कई लोग कहते हैं नहीं सारे कमेंट देखो, कमेंट के हिसाब से उनको एंगेज करो, ये करो वो करो। आपका कंटेंट में दम है ना, आप एंगेज नहीं भी करोगे तो करोड़ों पे पहुंच जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके एक वीडियो पे मान लो 10-10 हज़ार कमेंट आ रहे हैं और मे बी 10-10 लाख व्यूज आ रहे हैं, क्या वो अपने कमेंट्स को सबको रिस्पॉन्ड कर पाते होंगे, पढ़ भी पाते होंगे? मतलब नेवर। कितने लोग रखूंगा? आज मेरे 4 यूट्यूब चैनल, 2 इंस्टाग्राम चैनल, फिर सब पे शॉर्ट्स जा रहे हैं, सब पे लॉन्ग वीडियोस जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहा है, मतलब हर जगह पे कंटेंट रेप्लिकेट हो रहा है। कहाँ आप कमेंट का ध्यान रखोगे?
आई थिंक डालो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन डू। मतलब अपने आप को उस मुकाम पर ले जाना जहाँ पर इन सब चीज़ों का आपको कोई असर ना पड़े। करेक्ट अभी मैं देखता हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे हो जी, और आपका एक स्पिरिचुअल चैनल भी है मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली। तो बिजनेस कोचिंग, पर्सनल कोचिंग, लाइफ कोचिंग, मोटिवेशन, यहाँ से स्पिरिचुअलिटी तक का सफर। आशीष जी, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना तो आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो मेरे साथ लाइफ में तो आपको मैंने जैसे बताया हाँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे तभी मिला जब मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नंबर 1, पहले मेडिटेट करके शांत हो। सॉल्यूशन नंबर 2, जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। सॉल्यूशन नंबर 3, अपने स्पिरिचुअल टीचर्स या जिनको भी आप फॉलो करते हैं, गुरुज एंड ऑल, उनकी किसी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, उसी में आपको मिल जाएगा कोई ना कोई सोल्यूशन। जैसे मेरे लाइफ में जब पैसों की प्रॉब्लम आई तो मेरे टीचर ने कहा, भैया एक बात बता, कभी दान करता है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा पैसा ही नहीं है, दान कहाँ से करूंगा? 8 EMI बाउंस हो रही है, दान कैसे करूंगा? नहीं, तेरे 8 EMI में से बाउंस होने के बावजूद भी तेरे अकाउंट में लाख रुपए तो आ रहा होगा। मैंने कहा हाँ, मान के चल 99,000 ही आ रहा। अब ये इतनी बड़ी सॉल्यूशन थी गुरु के द्वारा, और मैंने करना जब शुरू किया तो आई रियली सॉ द मैजिक ऑफ इट। मतलब दान देते ही इधर भंडार खुल जाते थे, पता नहीं ऐसे कैसे, वो हजारों बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब भी दान दिया है कभी कम नहीं पड़ा। यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स। तीसरी चीज स्पिरिचुअलिटी, मतलब अगली चीज स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं क्यों आया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो सिंप्लिसिटी है वो स्ट्रेस फ्री करती है, और बाकी हर चीज में कुछ भी हम कर ले स्ट्रेस ही आएगा। चाहे हम कितना भी खुश रह ले कि अरे अब तो हमारे पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं, हम बहुत खुश हो गए, अब तो हम बहुत जबरदस्त, लेकिन अल्टीमेटली माइंड में गेम्स चलते रहते हैं, यार और कैसे बढ़ूं, अब और अभी मेरे पास 10 लाख आ गया, अभी 25 लाख कैसे आएगा, फिर अब 25 लाख आएगा तो अपन इतना बड़ा वाला घर खरीदेंगे, अभी तो अपना ऐसा कम है, ये ज़्यादा है, ये कंपैरिजन चलता रहता है। स्पिरिचुअलिटी ना हर चीज़ को ग्राउंड पे ला देती है। स्पिरिचुअलिटी में लोग कहते हैं संतुष्ट हो जाओगे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी इतनी बड़ी पावर है कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आदमी इतना कुछ कर जाता है कि उसे भी नहीं पता कैसे हो गया। मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त आपको हर जगह देना चाहिए। मैं आपसे बस आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, हम आपसे बात कितनी भी कर सकते हैं, और जब द BSR हमारे साथ हों उसके बाद बातें तो आप चाहे 2 दिन लगातार करते रहिए, और इतने सारे सवाल कितने ले ले, मैं तो पूरा पेपर बना के लेकर आया था, मैंने इसमें से एक भी सवाल नहीं लिया कि मैं आपसे इतना पूछने वाला हूँ, लेकिन मैंने इसमें से कुछ भी नहीं पूछा। एक और पॉडकास्ट करेंगे फिर रहेगा। तो मैं बस एक सवाल लूंगा, जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बिजनेस में घुस जाते तो बिजनेस में घुस जाते हैं, फैमिली को समय नहीं देते, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, या फिर फैमिली में लग गए तो यहाँ बिजनेस खराब हो जाता है, ये टाइम मैनेज कैसे करें? मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में कि बिजनेस में लगा हुआ हूँ तो कई दिन तक तो बच्चे की शक्ल नहीं देखता था, वाइफ से बात तक नहीं होती थी, फिर चलो अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तो एक लेवल पे आ गया, तो हम दोनों सब जगह मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग एज में हम लाइफ और फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ को मैनेज कैसे करें? स्टार्टिंग फेज में मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम तो एक ही चीज़ सिखाते हैं सर कि अगर आपको सफल बनना है तो आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा एक चीज़ में। आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ टास्क ही मैनेज कर सकते हो। टास्क मैनेज करने में पहली चीज़, आपको पता है कि आपके करियर का क्रूशियल टाइम है, अब आपकी वाइफ चीची करेगी कि यार नहीं मुझे टाइम दो, ओके, फिर आपका बच्चा कहेगा मुझे टाइम दो। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके लिए फैमिली इस समय प्रायोरिटी है तो अपनी जो बिजनेस की टास्क है उसको बोलो भाई अब 3 साल रुक जा तू, मैं तेरे को 3 साल थोड़ा ही टाइम दूंगा, और मुझे ओके है कि कम ग्रोथ मिले, या तो आप ये सेटल करो, नहीं तो आप अपनी वाइफ और बेटे को बोलो मुझे 3 साल इसलिए दे दो, और उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो। उन्हें बोलो कि ऐसा मतलब नहीं है कि 3 साल में टाइम ही नहीं दूंगा, बट मैं हफ्ते में 1 दिन दूंगा या 2 रोज का आधा घंटा दूंगा, और उस दिन हमारा ये शेड्यूल होगा, ये कर लो, मुझे 3 साल दे दो, उसके बाद मैं हर रोज तुम्हें टाइम दूंगा, और फिर 3 साल इसमें पागलों की तरह घुस जाओ। मैं इधर भी बैलेंस करूंगा कि मैं 1 घंटा वाइफ को दे दूं, 1 घंटा बेटे को दे दूं, 1 घंटा समाज को दे दूं, और फिर उसके बाद 1 घंटा हेल्थ को भी दे दूं, और उसके बाद मैं 10 घंटा अपने बिजनेस को भी दे दूं। ये शुरू में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शुरू में कोई भी आदमी ये नहीं कर पाता। जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि यार नहीं हेल्थ को तो 1 घंटा देना ही देना चाहिए, 90% वो बिजनेसमैन, 95-98% बिजनेसमैन शुरू में नहीं दे पाए होंगे।
हाँ, लास्ट में कईयों के पास बहुत पैसा हो गया, बहुत अच्छे सिस्टम्स बन गए, अब उन्हें खुद रोज डे टू डे काम नहीं करना पड़ रहा, तब वो दे पाते हैं। जैसे अब मैं जाके अपनी हेल्थ को थोड़ा टाइम दे पा रहा हूँ, अब मैं जाके अपने परिवार को थोड़ा टाइम दे पा रहा हूँ। पिछले 6 महीने में मैंने अपने परिवार को थोड़ा टाइम दिया है, क्योंकि अब मुझे सिस्टम थोड़े सेट हो गए, थोड़ा पैसा एवरेज से ऊपर आने लग गया, अब उसके लिए पैसिव इनकम के सिस्टम भी सेट हो गए। शुरू में इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और कोई कहता है कि मैं शुरू से देता हूँ, ही इज अ गॉड, ही इज अ लेजेंड, मतलब मैं उसे सैल्यूट मानूंगा। क्या बात है सर, आज आपसे बात करके बड़ा मजा आया। लेकिन कहते हैं ना, इच्छाएं तो जितना मिल जाए उतना कम रहती है। कई लोग कहते हैं प्राप्त है तो पर्याप्त है, हम कहते हैं जिसकी आस है वही तो बड़ा खास है। तो बस आपसे लास्ट गुरु मंत्र लेना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस ऑनर्स हैं, उनके लिए आपसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहूंगा, देखिए जीवन एक बार मिला है और बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कर्म करो। भगवत गीता का संदेश जो है, फल की इच्छा मत करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गोल ना बनाओ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ये ना सोचो कि इस महीने 1 करोड़ आएगा तो दूसरी ब्रांच खोलूंगा या नहीं खोलूंगा, ये नहीं सोचना है। ये तो आप टारगेट बनाइए, 2 ब्रांच खोलेंगे, 4 ब्रांच। अर्जुन को भी भगवान ने कहा तू युद्ध कर और तेरा एक ही फोकस होना चाहिए, जीत। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई तुझे जीतना है, ऑलराइट। सो कर्म करो, लेकिन अर्जुन को भगवान ने ये कहा जब तू कर्म करेगा ना तो तेरे साथ 2 परिणाम हो सकते हैं, दोनों के लिए तैयार है। या तो तू हार भी सकता है, वीरगति को प्राप्त हो सकता है, और या तू जीत सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है। तो दोनों के लिए तैयार है भाई, तेरे को कौन सा परिणाम देना है वो मैं डिसाइड करूंगा, बट तू अपना युद्ध पूरी शिद्दत से कर। तो कहते हैं कि तू कर्म कर और तेरा निर्धारित कर्म, जो कर्म तुझे दिया गया, जो तुझे सौंपा गया, जो तूने चूज किया है तेरे पर्पस के हिसाब से, उसको पूरे फोकस से कर। उसके बाद ये मत देख कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ही आपने ये किया, भगवान आपको इतना देंगे। तो कर्म ही पूजा है, इसी सिद्धांत के ऊपर मैं चलने वाला आदमी हूँ, और मैं लोगों को भी यही कहता हूँ, भैया अपने काम को पूजा बना लो, उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हारी पूजा जरूर करेगी। तो आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत समय दिया, इसका आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ फ्रेंचाइजी बताओ पड़ते कोच BSR, जिन्होंने आपको बताया किस तरीके से आपको बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। 8 प्रिंसिपल्स बताए, अगर ये अपना लोगे तो बिजनेस कभी रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, और आपको अपने ज़िंदगी के स्टार्टिंग के दौर में थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा, थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, और आपने ये कर लिया तो आपका बिजनेस चलता रहेगा। और फ्रेंचाइजी के बारे में बात की, बहुत बेबाकी से उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने खट्टे मीठे एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया। अगर आपका कुछ रह गया हो तो पूरा पॉडकास्ट रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको बार बार सुनने को नहीं मिलती है, और मिलती है तो कहाँ, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी बताओ पर, आपके अपने दोस्त आशीष कुमार अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।